चलिए तो गुड इवनिंग एवरीवन। फिर से अपने करंट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी आगे तक आ चुके हैं और चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। और प्रीवियस क्लास में मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर पेनक्रियाज और पेनक्रियाज के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाले ग्लैंड तक हम लोग पहुँच गए थे। जैसा कि आपको ऑलरेडी पीडीएफ यहाँ पर गया ही होगा, तो हम लोग ने देखा था कि पेनक्रियाज के अंदर ऐसे कुछ खास तीन हजार सेल के गुच्छे पाए जाते हैं। ऐसे ही गुच्छे को हम लोग नाम देते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस साइंटिस्ट रहे होंगे जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी होगी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम इस तरीके से पड़ गया। अब सपोज कीजिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें से किसी भी एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जिसमें ओवरऑल 3000 के आसपास सेल होते हैं, जब आप इसे बाहर निकालोगे तो इसमें 3000 के आसपास सेल है, लेकिन उनकी वेराइटीज होते हैं टोटल 4 तरीके के। तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया था अल्फा सेल है, बीटा सेल है, गामा सेल है, डेल्टा सेल है। और लास्ट वाले दोनों सेल्स इनकी मात्रा तो काफी नगण्य होती है और डिफ्यूज्ड होते हैं। दैट मींस चारों तरफ थोड़े थोड़े फैले हुए रहते हैं। और जो गामा सेल्स होते हैं इनको हम लोग प्रीकर्सर सेल्स भी कहते हैं। दैट मींस जब भी अल्फा सेल या बीटा सेल की मौत होती है या डेल्टा सेल की भी मौत होती है तो ये लगभग स्टेम सेल्स की कैटेगरी में है। और अल्फा सेल या बीटा सेल या डेल्टा सेल जिनकी मौत होती है उनको रिप्लेस करके इनके जगह पर नए सेल को ऐड करते हैं। नतीजा आगे जाकर अल्फा सेल, बीटा सेल या डेल्टा सेल की संख्या में जनरली परिवर्तन यानी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर कमी आ गई अल्फा सेल, बीटा सेल या डेल्टा सेल की संख्या में अगर कमी आ जाएगी तो ऑब्वियसली डिसऑर्डर की तरफ हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि हार्मोन्स में तब कमी आने लगेगी और हार्मोन्स की कमी का हम लोग शिकार हो जाएंगे। तो देखिए गामा सेल्स का इंपॉर्टेंस तो काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑलरेडी मैं बता ही चुका था। तो डेल्टा सेल यहां से भी एक हार्मोन आता है, नाम था सोमैटोस्टेटिन। इसके बारे में आपको रिकैप कर देता हूं, ध्यान रखिएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस एक खास हार्मोन भेजता था, नाम था GHIF, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर, और उसका भी नाम सोमैटोस्टेटिन हुआ करता था। इसलिए क्वेश्चन काफी फिक्स है, फेमस क्वेश्चन है कि सोमैटोस्टेटिन कहां से आते हैं। तो हाइपोथैलेमस से भी GHIF मतलब सोमैटोस्टेटिन आते हैं, साथ साथ यहां से भी सोमैटोस्टेटिन आते हैं। इसका काम ये होता है कि अल्फा सेल या बीटा सेल से आने वाले जो हार्मोन्स हैं जिनको हम लोग ग्लूकागोन या इंसुलिन के नाम से जानते हैं, इनको वो बैलेंस करते हैं या इनको सप्रेस करके रखते हैं, जिससे कि बेवजह इन दोनों की बहुत ज्यादा सिक्रेशंस ना हो। तो इन दोनों के फंक्शंस तो लगभग इतने ही आपसे पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इतना तो होता नहीं होगा, मेडिकल साइंस बहुत वास्ट होता है। तो चलिए फिर से हम लोग आते हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल से जो ग्लूकागोन आता है इसको हम लोग नाम देते थे हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। इसका जो फंक्शन तो ओवरऑल जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ग्लूकागोन का जो फंक्शन है एग्जैक्टली एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसको सबसे मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का नाम कॉर्टिसोल था, लगभग उसी से हूबहू मैच करता था। बस एक छोटा सा अंतर यहां पर हम लोगों ने किया था। तो जो काम कॉर्टिसोल करता था सेम काम ये भी करता था कि जो भी लीवर के अंदर जो भी ग्लाइकोजन वगैरह स्टोर रहते होंगे उसे तोड़कर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता था। साथ साथ जहां भी लिपिड स्टोर होंगे, जहां भी प्रोटीन स्टोर होंगे, उन्हें भी तोड़ता था और तोड़ करके लिपिड के एंड प्रोडक्ट को बनाता था, मतलब लाइपोलाइसिस। वैसे ही प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट को बनाता था जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटियोलाइसिस। और जो भी एंड प्रोडक्ट हुआ करते थे उन्हें वापस ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम की प्रक्रिया के अंतर्गत वापस ब्लड के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता था। मतलब ओवरऑल लगभग सब कुछ सेम टू सेम है, बस अंतर एक ही जगह था कि कॉर्टिसोल एमाइनो एसिड को सेल के अंदर प्रवेश नहीं करने देता था। नतीजा एमाइनो एसिड को समय ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता था। लेकिन यहां पर ऐसी घटना नहीं होगी। बस यही लास्ट पॉइंट एक चेंज यहां पर करते हैं। तो एनसीईआरटी को यहां पर मैच करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एनसीईआरटी जैसा लिखता है तो यहां पे यही अंतर है। तो एनसीईआरटी जहां पर कॉर्टिसोल है तो लिखता है कि जो एमाइनो एसिड्स है उसके सेल के अंदर प्रवेश या इस्तेमाल पर रोक लगा देता है, जबकि यहां पर ग्लूकागोन में आपको उस लाइन को रिप्लेस कर देना है और आपको यह कहना होगा कि ग्लूकोज की सेल के अंदर एंट्री या इस्तेमाल को ये हार्मोन ग्लूकागोन रोकता है। बस एक बेसिक पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, इसलिए इसको हम लोग हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर भी नाम देते थे। तो ऑलरेडी ग्लूकागोन यहां पर पढ़ा हुआ है, इसमें और कुछ बोलना नहीं है। लेकिन अब एक ही हार्मोन बच गया जो कि बीटा सेल से आते हैं, जिसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन को जस्ट अपोजिट काम करना है। ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा रहा था तो हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर कह रहे थे, जबकि इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कमाएगा तो इसको हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कहेंगे, है ना। यानी इंसुलिन के फंक्शन को भी समझना बहुत आसान है। बस इसमें से करना क्या होगा ना, कुछ एरो को सिर्फ अपोजिट कर देना होगा और टर्म्स को सिर्फ अपोजिट टर्म्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो एरो सपोज कीजिए क्या क्या एरो हम लोग अपोजिट करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन कम से कम बोलने के लिए यहां पर बोल सकते हैं क्या क्या टर्म्स अपोजिट करेंगे। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अगर कमानी होगी तो इंसुलिन क्या करेगा कि ब्लड के ग्लूकोज को लीवर के अंदर भेज देगा। लीवर के किन सेल्स के अंदर भेजेगा, हिपैटोसाइट्स नाम के सेल के पास भेज देगा, और ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की इस प्रक्रिया को नाम क्या देंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। ऑलरेडी ऐसे शब्दों से आपका पाला पड़ चुका है जब हम लीवर वगैरह पढ़ रहे होंगे, खासकर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर में। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बहुत आसान सा शब्द है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे तो ब्लड में तो ग्लूकोज कमेगा, लेकिन प्रक्रिया का नाम होगा ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक उल्टा, चलिए तो इस एरो को तो चलिए हमने अपोजिट कर दिया, टर्म्स को भी अपोजिट यहां पर इस्तेमाल कर लिया। इंसुलिन और क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कमाने के लिए इंसुलिन एक काम और भी करेगा कि ब्लड के ग्लूकोज को ठीक अपोजिट एडिपोसाइट्स नाम के जो सेल होते हैं ग्लूकोज को लिपिड में कन्वर्ट कर देगा।
नतीजा ग्लूकोज जब लिपिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो यानी लिपिड बनेगा, और लिपिड बनाने की इस प्रक्रिया को हम लोग नाम देंगे लाइपोजेनेसिस। तो या तो इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजेनेसिस, या उसको लिपिड में कन्वर्ट कर देगा लाइपोजेनेसिस, या जो भी घटना घटेगी, लेकिन ब्लड में तो ग्लूकोज कम गया। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट बिल्कुल पूरी तरीके से मिसिंग होगा। क्यों मिसिंग होगा? क्योंकि देखिए इसके पीछे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लीवर हर काम कर सकता है, लेकिन लीवर एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड को स्टोर करना नहीं जानता, या एक्सेस ऑफ प्रोटीन को स्टोर करना नहीं जानता। लीवर के पास बस यही एक छोटी सी कमी है ना। अगर लीवर इस एमिनो एसिड यानी प्रोटीन को भी स्टोर करना जानता, तब ऐसी स्थिति में इंसुलिन क्या करता? इंसुलिन ग्लूकोज को वापस प्रोटीन यानी एमिनो एसिड या प्रोटीन में भी कन्वर्ट करवा देता। लेकिन ये प्रोसेसिंग शरीर के पास है ही नहीं, लीवर के पास ये क्वालिटी है ही नहीं। यानी ये वाली जो लाइन है ना, ये पूरी तरीके से हम हटा देंगे इंसुलिन में। और ठीक अपोजिट ग्लूकागॉन क्या करता था? ग्लूकागॉन सेल के अंदर ग्लूकोज को प्रवेश करने नहीं देता था, लेकिन इंसुलिन क्या करेगा? फिर से सेल के अंदर ग्लूकोज को प्रवेश करने देगा। यानी सेल के अंदर अगर ग्लूकोज प्रवेश करेगा, दैट मींस फिर से तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कमेगी। यानी लगभग सब कुछ सेम है, यहां पर है, अपोजिट एरो हम लोग कर देंगे, कुछ टर्म्स अपोजिट कर देंगे, लेकिन ये वाली पॉइंट यहां पर पूरी तरीके से हम लोग मिस कर देंगे, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग लिख के बात करते हैं। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे ग्लूकागॉन, जिसको हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर कह रहे थे। अब हम लोग देखेंगे इंसुलिन, जिसको हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कहेंगे। तो लिख के ही बात कर लेते हैं सीधे हम लोग तेजी से। इंसुलिन, इसको हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कहेंगे, यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कमाना इसका एम होगा। चलिए कमा लेते हैं तेजी से हम लोग। मान लिया कि ब्लड वेसल है, मान लिया ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में ग्लूकोज की मात्रा हम लोग को रिड्यूस करना है, कमाना है। ग्लूकोज की मात्रा कम जानी चाहिए। तो ग्लूकोज की मात्रा कमाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होगा? तो पहले कुछ सेल का नाम लिख लेते हैं, है ना। एक खास तरीके के सेल, उस सेल का नाम क्या होता है? हिपैटोसाइट्स। लीवर के सेल को हम लोग हिपैटोसाइट्स भी कहते हैं। तो लिख सकते हैं हिपैटोसाइट्स ऑफ लीवर, ठीक है, हिपैटोसाइट्स ऑफ लीवर। दूसरा इंपॉर्टेंट सेल जस्ट हम लोग सुने थे, जो लिपिड स्टोर करना जानता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडिपोसाइट्स, है ना। एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स कहां पाए जाते हैं? तो एडिपोसाइट्स लीवर में भी पाए जाते हैं, एंड एल्सवेयर, शरीर में बिल्कुल हर तरफ भरे हुए हैं। हर तरफ जो लिपिड स्टोर करने वाले सेल हैं, हर जगह भरे पड़े हैं। तो दूसरी तरफ मैंने इसका भी नाम यहां पे लिख लिया, है ना। तो वापस क्या होगा? तो ब्लड के ग्लूकोज को, ब्लड के इस ग्लूकोज को कमाने के लिए क्या किया जाएगा? ब्लड के इस ग्लूकोज को कहां भेज दिया गया? लीवर के हिपैटोसाइट्स में भेज दिया गया। किस रूप में कन्वर्ट करने के लिए? ग्लाइकोजेन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए भेज दिया गया। नतीजा लीवर के अंदर ग्लाइकोजेन को बना दिया गया। वैसे ही ब्लड के इस ग्लूकोज को क्या किया गया? ब्लड के इस ग्लूकोज को एडिपोसाइट्स के अंदर भेज दिया गया, जो भी फैट स्टोर करना जानते हैं, और एडिपोसाइट्स के अंदर भेज करके ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करवा दिया गया? लिपिड के रूप में देखिए कन्वर्ट करा दिया गया, है ना। यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन या ग्लूकोज से लिपिड आखिर क्यों परिवर्तित किया गया? पहली तो वजह होगी, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, ब्लड में कमाना था, तो नतीजा उसे लीवर के सेल में भेज दिया गया या एडिपोसाइट्स नाम के सेल के अंदर भेज दिया गया। नतीजा ब्लड में ग्लूकोज तो कम गया, लेकिन पर्पस क्या था? क्या ग्लूकोज को इसी रूप में हिपैटोसाइट्स में या इसी रूप में एडिपोसाइट्स में स्टोर नहीं किया जा सकता था? वो शायद किया जा सकता था, है ना। लेकिन होता क्या है ना कि ग्लूकोज थोड़ा ज्यादा जगह घेरता है। नतीजा एक ऐसी मैकेनिज्म अपनाना था या कुछ ऐसे चीजों में कन्वर्ट उसे करना काफी आवश्यक था जो कि कम जगह घेरे। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज की तुलना में ग्लाइकोजेन कम जगह घेरता है, लेकिन ग्लूकोज की तुलना में लिपिड बहुत ही कम जगह घेरता है। नतीजा शरीर को डिसाइड करना होगा, यानी लीवर को ही डिसाइड करना होगा कि करना क्या है। अगर लीवर को लगता है कि जिस ग्लूकोज की अभी तो जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही तत्काल आवश्यकता पड़ेगी, तो लीवर क्या करेगा? उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करना ज्यादा बेहतर पसंद करेगा। लेकिन अगर लीवर को महसूस होता है कि नहीं, इस ग्लूकोज की काफी लंबे समय तक फिलहाल आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, तो क्या करेगा? तो सबसे कम जगह कौन घेरता है? लिपिड। नतीजा लीवर ने क्या किया होगा? ग्लूकोज को लिपिड के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया होगा, क्योंकि सबसे कम जगह घेरता है और लंबे समय तक प्रिजर्व भी रह जाता है। सिंपल सा स्टेटमेंट है। यानी कि लीवर चाहे तो ग्लूकोज को इसमें कन्वर्ट कर दे, लीवर चाहे तो ग्लूकोज को इसमें कन्वर्ट कर दे, डिपेंड करता है कि कितने दिनों के बाद इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। सिंपल। लेकिन ग्लूकोज को इसमें कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को क्या नाम देंगे? अभी जस्ट मैंने कहा, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेन बनाया जा रहा है, इसलिए नाम है ग्लाइकोजेनेसिस, और लिपिड बनाया जा रहा है, इसलिए प्रोसेस का नाम होगा लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस। इसलिए सपोज कीजिए, अगर एक क्वेश्चन पूछ दे, अगर सिंपल से क्वेश्चन पूछ दे, एक व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मोटा होता चला जा रहा है ना। मान लेते हैं कि लिपिड कंज्यूम नहीं करता, एक व्यक्ति ने लिपिड नहीं कंज्यूम करता, डायरेक्टली लिपिड कंज्यूम नहीं करता, फिर भी वो मोटा होता चला जा रहा है। आखिर वो क्या कंज्यूम कर रहा है? सोच कर देखिए, कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहा होगा।
अगर जरूरत से ज्यादा वो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेगा तो शरीर तो यानी उसका डाइजेशन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज अगर बनेगा तो ऑब्वियसली अगर इस ग्लूकोज की बहुत आवश्यकता नहीं तो लीवर क्या करने लगेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करने लगेगा लिपिड में। और आप तो जानते हो लिपिड दैट मींस अगर शरीर में चर्बी की मात्रा अगर बढ़ेगी तो लोग ऑब्वियसली मोटे होते चले जाते हैं। यानी अगर लोगों को अगर मोटे होने से बचना है तो सिर्फ लिपिड छोड़ने से काम नहीं चलेगा, उनमें मोटापा के सीन देखने को नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की वजह से लोग मोटे हो जाते हैं। अब मोटापा को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, ओबेसिटी भी कहते हैं। तो लोग ओबीज हो जाएंगे, ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होना तो आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को भी कमाना होगा। तो चलिए ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा हम लोगों ने कमा ली। अब सेल के अंदर भी इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लड के ग्लूकोज को और कहां भेज सकते हैं हम लोग, सेल के अंदर। ग्लूकागॉन क्या करता था, सेल के अंदर ग्लूकोज को नहीं जाने देता था, लेकिन ठीक उल्टा ये हार्मोन क्या करेगा, सेल के अंदर ग्लूकोज को जरूर जाने देगा। नतीजा सेल काफी खुश हुआ और सेल के अंदर ग्लूकोज प्रवेश कर गया, और सेल को जैसे ही ग्लूकोज मिलेगा सेल क्या करेगा, उस ग्लूकोज का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि सेल, कोई भी शरीर का जो सेल होता है ना, सबसे पहले तो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट को ही प्रेफरेंस देता है एनर्जी बनाने के लिए, सिंपल सा रूल है। तो सेल के लिए काफी ज्यादा खुशी की बात होगी। तो दैट मींस तीसरा पॉइंट कह सकते हैं कि ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजकर सेल के अंदर एनर्जी बनाने की प्रक्रिया में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। तो जो भी है, और इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि इंसुलिन को हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर क्यों कह रहे हैं। लेकिन चलिए अब हम लोग को डिसऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोचना होगा। इंसुलिन में इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, डिसऑर्डर के बारे में आते हैं। लेकिन डिसऑर्डर के बारे में सुनने से पहले इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस मैकेनिज्म को हम लोग एक बार और भी पढ़े थे। जनरली मुझे उम्मीद है कि जितने भी फाउंडेशन बैच में आप लोग होंगे सबको ये चैप्टर जरूर हुआ होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। जब एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग पढ़े थे तो ध्यान दीजिए, जब किडनी वगैरह का पूरा स्ट्रक्चर, पूरे फंक्शन वगैरह समाप्त कर लिए होंगे, तब उस समय डायबिटीज इंसिपिडस भी पढ़े थे और डायबिटीज मेलाइटस भी पढ़े थे। मैंने आपको बताया होगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उस चैप्टर में लगभग सभी का हुआ होगा। तो उस पोर्शन को यहां पर फिर से बोलने की जरूरत पड़ गई, फिर से, क्योंकि ग्लूकोज का सेल के अंदर प्रवेश करना इतना आसान काम नहीं। हालांकि प्रवेश करवा रहा है, ये तो हार्मोन का ही काम है, लेकिन आखिर हार्मोन कैसे प्रवेश करा रहा है, इसलिए इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं, सीधे देखते हैं कि आखिर इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर प्रवेश करवाने के लिए आखिर कर क्या रहा है। चलिए फिर से आते हैं अगले स्लाइड में। ध्यान रखना होगा, एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरी बार इसको आप सुन रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि शरीर का कोई भी सेल है, शरीर का कोई भी सेल है, और शरीर के आगे इस चैप्टर के आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी हार्मोन किस तरीके से काम करता है। आखिरी में आएगा, इसी चैप्टर के आखिरी में आएगा, लेकिन थोड़ा सा उसका हिंट यहां पर फिर से सुनने को मिलेगा। दरअसल हमारे शरीर का कोई भी सेल क्यों ना हो, किसी भी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, किसी भी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर इंसुलिन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर जरूर होते हैं। ये मान के चलना है, इंसुलिन को रिसीव करने वाला रिसेप्टर हमारे शरीर के किसी भी सेल की मेम्ब्रेन पर जरूर पाए जाते हैं। एक नॉर्मल चीज है ये, लेकिन अगर नहीं पाए जाएंगे तो आगे दिक्कत होने वाली है ना। तो फिलहाल जानकर रखिए कि इंसुलिन को रिसीव करने के रिसेप्टर हमारे शरीर के हर एक सेल के मेम्ब्रेन पर मौजूद है। अब सपोज कीजिए ग्लूकोज कोशिश कर रहा है इस सेल के अंदर प्रवेश करने की। मान लेते हैं कि ग्लूकोज इस सेल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है, ग्लूकोज सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा? नहीं कर पाएगा। करना क्या होगा ना कि इंसुलिन नाम के हार्मोन को करना यह होगा कि इंसुलिन नाम के हार्मोन को आना होगा। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, इंसुलिन नाम के हार्मोन को आना होगा और उसे अपने रिसेप्टर के ऊपर बैठना होगा। जैसे ही इंसुलिन हार्मोन अपने रिसेप्टर के ऊपर बैठेगा, वही सेल जो ग्लूकोज को अंदर नहीं जाने देता था अब बहुत आसानी से जाने देगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब साफ है कि सेल के अंदर अगर आपको ग्लूकोज को प्रवेश कराना है ना, सेल के अंदर अगर आपको ग्लूकोज को प्रवेश कराना है तो कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है? दो चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है यहां पर। पहला तो इंसुलिन नाम को हार्मोन भी होना चाहिए और दूसरा उसको रिसीव करने वाला रिसेप्टर भी होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही इंसुलिन नाम का हार्मोन अपने रिसेप्टर के ऊपर बैठेगा, वैसे ही सेम सेल जो ग्लूकोज को अंदर नहीं आने देता था वो जाने देगा और नतीजा सेल काफी खुश होगा। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके कि ग्लूकोज का सेल इस्तेमाल करेगा, एनर्जी बना लेगा। सिंपल खेल। मतलब रिक्वायरमेंट कितनी है? ग्लूकोज को सेल के अंदर प्रवेश कराने के लिए दो तरीके की रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट किसकी है? पहली रिक्वायरमेंट है कि इंसुलिन नाम को हार्मोन होना चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट है कि ये रिसेप्टर होना चाहिए। रिसेप्टर होगा तभी तो इंसुलिन इसके ऊपर बैठेगा और सेल ग्लूकोज को अंदर जाने देगा। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर इंसुलिन में अगर कुछ दिक्कत आ गई या इंसुलिन की मात्रा में कमी आ गई, मान लेते हैं, या इंसुलिन बिल्कुल नहीं रहा, या दूसरी प्रॉब्लम रिसेप्टर की संख्या में कुछ कमी आ गई या रिसेप्टर बिल्कुल नहीं रहा, या तीसरी प्रॉब्लम हो सकता है दोनों में प्रॉब्लम आ गई हो। यानी तीन प्रोबेबिलिटी है फिलहाल। यानी दुनिया में तीन तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं। और ये तो नॉर्मल, अभी तक तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे नॉर्मल कंडीशन डिस्कस कर रहे थे कि इंसुलिन अपने रिसेप्टर के ऊपर बैठेगा तो सेल के अंदर ग्लूकोज प्रवेश कर जाता है और सेल उसका इस्तेमाल कर लेगा। ये तो नॉर्मल कंडीशन है।
तो एबनॉर्मल कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं? 3 कंडीशन यहां पे एबनॉर्मल की तरफ इशारा करते हैं। हो सकता है दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति हो जिसमें इंसुलिन की कमी हो या इंसुलिन ना हो। एक दूसरा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसमें रिसेप्टर की कमी हो या रिसेप्टर बिल्कुल ना हो। या तीसरा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसमें इसमें भी दिक्कत हो और संग संग इसमें भी दिक्कत हो। 3 ही प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो भी प्रोबेबिलिटी यहां पर बनती हो, जो भी वजह यहां पर बनती हो, क्या लगता है क्या सेल के अंदर ग्लूकोज प्रवेश करेगा? नहीं कर पाएगा ना। इसमें दिक्कत आएगी तो भी नहीं प्रवेश कर पाएगा, इसमें दिक्कत आएगी तो भी नहीं प्रवेश कर पाएगा, दोनों में दिक्कत आ गई तो भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। और देखिए ध्यान से, अगर आपको ध्यान होगा तो डायबिटीज मेलाइटिस के सारे फीचर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। सिर्फ यहां पर मैं उसे तेजी से रिकैप कर रहा हूं, अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप फिर से मुझसे पूछ भी सकते हैं यहां पर, है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम आ गई या इसमें प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसी स्थिति में सेल के अंदर ग्लूकोज प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो चलिए, सेल के अंदर अगर ग्लूकोज प्रवेश नहीं कर पाएगा, यानी इस लाइन को हम लोग यहां से डिलीट कर देते हैं। तो सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं प्रवेश कर पाएगा तो ग्लूकोज कहां रह गया? बाहर ही रह जाएगा। कहां पर रह जाएगा? ब्लड में ही बना रह जाएगा। तो देखिए अब हम लोग सीधे आते हैं, पॉइंट पर आते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ गई। तो सेल के बाहर ही ग्लूकोज रह जाएगा, दैट मींस ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। तो सबसे पहला फीचर क्या देखने को मिलेगा? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को हम लोग कहते हैं हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया, है ना। आपको रिवाइज अगर करना होगा तो ध्यान दीजिएगा, इसको ऑलरेडी मैंने पूरे अच्छे से लिखकर आपको दिया हुआ है एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि पूरी लंबी लाइन वहां पर मैंने जरूर दी होगी। तो जो भी है, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, इसे हम लोग कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। और आप तो जानते हो कि शरीर के बैलेंस करने की एक बहुत बुरी आदत है। हमारा शरीर चाहता है कि सब कुछ जितना नॉर्मल कर सके उतनी कोशिश, मेहनत जरूर करता है। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो शरीर क्या करना चाहता है? इसको फिर से कमाना चाहता है। तो ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज को क्या किया जाएगा? यूरिन से निकालने लगेगा। यानी कुछ देर के बाद यूरिन से भी ग्लूकोज निकलेगा, दैट मींस यूरिन में भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यूरिन से अगर ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज निकले, इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोज यूरिया। इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोज यूरिया। तो सेकंड फीचर दिख रहा है ग्लाइकोज यूरिया। प्रशांत, इस रिसेप्टर को हम लोग ट्रांसपोर्टर वगैरह बिल्कुल नहीं कहते, है ना, आएगा, जस्ट कीप पेशेंस। तो पहला तो मैंने कहा कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, हाइपरग्लाइसेमिया, नतीजा यूरिन से ग्लूकोज को निकाला जाएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोज यूरिया। 2 फीचर तो हो गए। अब सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, जब यानी सेल के अंदर ग्लूकोज तो नहीं प्रवेश कर रहा, सेल तो अब ग्लूकोज का इस्तेमाल करके एनर्जी नहीं बना पाएगा। और रूल कहता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करके अगर एनर्जी नहीं बना पाता है, तब सेल किसको प्रेफरेंस देता है? फैट को प्रेफरेंस देता है। नतीजा अब इस सेल के अंदर कौन प्रवेश करेगा? क्योंकि सेल अपनी जान तो नहीं दे देगा ना, क्योंकि इसको तो अब एनर्जी बना नहीं पा रहा। और एनर्जी जब ग्लूकोज का इस्तेमाल करके जब एनर्जी नहीं बना पाएगा, तो सेल प्रेफरेंस देता है किसको? देता है फैट को, यानी लिपिड को प्रेफरेंस देता है एनर्जी बनाने के लिए। और जैसे ही लिपिड को प्रेफरेंस देता है एनर्जी बनाने के लिए, बिल्कुल बना लेगा, इसमें कोई शक नहीं कि लिपिड का इस्तेमाल करके एनर्जी एटीपी जरूर बन जाएगा। लेकिन साथ साथ मैंने आपको यह कहा होगा कि इसके अंदर कई सारे एसिड्स भी बन जाएंगे, जैसे एसिटोएसिटिक बन जाएगा, अल्फा ब्यूटारिक एसिड बन जाएंगे, है ना, कीटोइक एसिड भी होता है वो भी बन जाएगा, बहुत सारे एसिड्स बनेंगे। इन सारे के सारे एसिड के जो मिक्सचर होते हैं उसको कॉमन एक ही शब्द में हम लोग कहते हैं हम लोग कीटोन बॉडीज, है ना। यानी कि लिपिड का इस्तेमाल करके सेल ने एटीपी बना लिया, एनर्जी बना लिया, उसकी जान तो बच गई, लेकिन साथ साथ क्या प्रोड्यूस हो गया? एसिड्स के मिक्सचर प्रोड्यूस हो गए। और एसिड्स के मिक्सचर सेल के लिए क्या थे? हानिकारक थे। और सारे के सारे एसिड के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं हम लोग कीटोन बॉडीज। अब क्या लगता है, सेल ऐसे एसिड्स को जिसको मिलाकर हम लोग कीटोन बॉडीज कहते हैं, क्या इसको सेल अपने अंदर रखना चाहेगा? कतई नहीं, ये तो इसके लिए जहरीला चीज है। सेल की मौत हो जाएगी इसकी वजह से। एनर्जी बन गया, जान तो बच जाएगी, लेकिन इसके बनने की वजह से मौत हो जाएगी। नतीजा सेल क्या करेगा? तत्काल प्रभाव से कीटोन बॉडीज को बाहर फेंक देगा। यानी ब्लड में इस बार किसकी मात्रा बढ़ गई? कीटोन बॉडीज की मात्रा बढ़ गई। और ब्लड में कीटोन बॉडीज की मात्रा बढ़ने को हम लोग कहते हैं हम लोग कीटोनेमिया। यानी अगला फीचर होगा कि ब्लड में कीटोन बॉडीज की मात्रा बढ़ेगी, इसको हम लोग कहते हैं कीटोनेमिया। कीटोनेमिया। फिर से रूल वही, ब्लड किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में अपने पास नहीं रहने देता। यानी अब इस कीटोन बॉडी जो कि ब्लड में बढ़े हुए हैं, इसको यूरिन से निकाला जाएगा। इस फीचर को हम लोग कहते हैं हम लोग कीटोन यूरिया। यानी अगला फीचर आएगा कीटोन यूरिया। अगला फीचर आएगा कीटोन यूरिया। तो कीटोन बॉडीज तो ब्लड से निकलने लगे, यूरिन के जरिए बाहर निकलने लगे। चलिए, यानी कि हर समय शरीर के अंदर 4 घटना घट रही है। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, नतीजा यूरिन से निकाला जा रहा है। फिर ब्लड में कीटोन बॉडीज बढ़ गया, नतीजा यूरिन से निकाला जा रहा है। हर समय तो 4 घटना घट रही है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर 24 घंटे अगर ये घटना चलती रह जाए, तो शरीर कितना, किसी भी काम को करने की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। कोई भी व्यक्ति थक जाता है, तो क्या सेल नहीं थक जाएगा? तो भाई 24 घंटा ग्लूकोज बढ़ रहा है, फिर ग्लूकोज फेंक रहे हैं, पूरा शरीर थक जाएगा इससे, है ना। फिर कीटोन बॉडीज बढ़ रहे हैं, फिर कीटोन बॉडीज को फेंक रहे हैं। किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, क्योंकि 24 घंटा घटना घट रही है।
नतीजा क्या होगा, शरीर कितनी भी कोशिश कर ले कीटोन बॉडीज को यूरिन से फेंकने की, कितनी भी कोशिश कर ले, बावजूद इसके शरीर में कीटोन बॉडीज की मात्रा क्या होगी, बढ़ने लगेगी, है ना। तो शरीर में कीटोन बॉडीज की मात्रा बढ़ने की इस घटना को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कीटो एसिडोसिस ऑफ ब्लड। यानी कि ब्लड में कीटोन बॉडीज की मात्रा बढ़ने की वजह से ब्लड क्या होने लगेगा, एसिडिक होने लगेगा। अब ब्लड के एसिडिक होने की, क्योंकि एसिड से कीटोन बॉडी एसिड है, तो ब्लड में कीटोन बॉडीज की मात्रा बढ़ने की वजह से ब्लड क्या होने लगेगा, एसिडिक होने लगेगा। इसे हम लोग कहते हैं कीटो एसिडोसिस ऑफ ब्लड। तो अगला फीचर देखने को मिलेगा हम लोग को कीटो एसिडोसिस ऑफ ब्लड, कीटो एसिडोसिस ऑफ ब्लड, ये फीचर देखने को मिला, ये फीचर देखने को मिला। अब शरीर परेशान हो गया कि भाई कितना कितना कीटोन बॉडी, अब तो ब्लड में एसिड बढ़ने लगे, कितने भी फेंकने की कोशिश करो लेकिन ब्लड में एसिड 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 दिन भर 24 घंटे बढ़ता चला जा रहा है। तो शरीर अब कुछ दूसरा दिमाग लगाएगा। शरीर क्या दिमाग लगाएगा, अब हाइपोथैलेमस जो है ना ब्रेन का, वो एक्टिवेट हो जाएगा। हाइपोथैलेमस, क्योंकि आप तो जानते हो अगर ब्लड में कीटोन बॉडीज की मात्रा बढ़ी हुई है तो क्या हाइपोथैलेमस को जानकारी होगी ना, क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास भी आखिर ब्लड जाता है ना, ब्लड सप्लाई तो हाइपोथैलेमस को है। नतीजा हाइपोथैलेमस को जरूर जानकारी होगी कि अरे कीटोन बॉडीज की मात्रा ब्लड में बढ़ी हुई है। नतीजा हाइपोथैलेमस का वो वाला सेंटर याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया होगा कि हाइपोथैलेमस के पास भूख लगाने के भी सेंटर थे, प्यास लगाने के भी सेंटर थे ना। तो हाइपोथैलेमस के पास जो प्यास लगाने वाले सेंटर, जिनको हम लोग थर्स्ट सेंटर कहते थे, वो क्या होंगे, एक्टिवेट हो गए। यानी अब व्यक्ति को पानी पीने की बहुत इच्छा होगी। चलिए देखते हैं क्या होगा। यानी व्यक्ति अब पानी बहुत पिएगा, पानी बहुत पीने को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग पॉलीडिप्सिया। यानी अगला फीचर देखने को मिलेगा कि व्यक्ति पानी खूब पिएगा, इसे हम लोग कहते हैं पॉलीडिप्सिया। अब आपको यह लग रहा होगा कि आखिर पॉलीडिप्सिया होने से क्या फायदा, आखिर पानी पीने से क्या फायदा। देखिए पानी पीने से फायदा होने वाला है, क्योंकि अब व्यक्ति जब पानी ज्यादा पिएगा तो पानी एलिमेंट्री कैनाल में ज्यादा प्रवेश करेगा, एलिमेंट्री कैनाल से जब पानी क्रॉस करेगा तो पानी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अब पानी एब्जॉर्ब होगा कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा। नतीजा ब्लड क्या होने लगेगा, डाइल्यूट। अब ब्लड डाइल्यूट होने लगेगा। आप तो जानते हो अगर आप एसिड को डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट, अगर एसिड को आप डाइल्यूट करोगे तो आखिर तो डाइल्यूट, उसकी तो एसिडिटी में कमी आएगी ना। तो सेम खेल है, क्योंकि ब्लड एसिडिक हो रहा था तो व्यक्ति ने पानी ज्यादा पी लिया, तो व्यक्ति ने पानी ज्यादा पिया तो ब्लड डाइल्यूट होने लगा। अब ब्लड डाइल्यूट होने लगा तो एसिडिटी पर लगाम जरूर लगी होगी। लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम आ गई, ब्लड में पानी की मात्रा बढ़ गई, यानी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो अगली प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे हाइपर वॉल्यूमिया ऑफ ब्लड। यानी अगला फीचर देखने को मिलने लगा आपको हाइपर वॉल्यूमिया ऑफ ब्लड, हाइपर वॉल्यूमिया ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने लगा। लीजिए एक नई प्रॉब्लम आ गई, अभी तो पानी पीकर हम लोग एसिड को डाइल्यूट कर रहे थे, डाइल्यूट तो हुआ होगा लेकिन ब्लड ही डाइल्यूट होने लगा, ब्लड के वॉल्यूम बढ़ने लगा। लीजिए अब शरीर इसको नियंत्रित करना चाहेगा, तो हाइपर वॉल्यूमिया ऑफ ब्लड को नियंत्रित करने का तरीका क्या है, व्यक्ति अब यूरिन भी ज्यादा जाएगा। यूरिन अगर पास आउट ज्यादा होगा तभी तो वाटर शरीर से निकलेगा, यानी अब व्यक्ति यूरिन ज्यादा जाएगा। इस घटना को कहते हम लोग पॉलीयूरिया। यानी अगला फीचर देखने को मिला पॉलीयूरिया। तो क्या जो बीमारी हम लोग फिलहाल देख रहे हैं, क्या उसमें व्यक्ति को प्यास ज्यादा लग रही है, बिल्कुल। क्या व्यक्ति की यूरिनेशन ज्यादा हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, दिख रहा है। तो अब इतने सारे चीज, जस्ट इमेजिन, इतने सारे चीज व्यक्ति के शरीर में 24 घंटे चल रहे हैं। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा, यूरिन से ग्लूकोज निकाला, ब्लड में कीटोन बॉडीज बढ़ा, यूरिन से कीटोन बॉडीज निकाला, ब्लड एसिडिक होने लगा, नतीजा व्यक्ति पानी ज्यादा पीने लगा, नतीजा व्यक्ति यूरिन ज्यादा करने लगा, है ना, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। ये सारी घटनाएं जस्ट इमेजिन 24 घंटा यहां पर चल रही हैं। इतने जितने भी यहां पर पॉइंट लिखे गए, इसमें सबसे खतरनाक पॉइंट कौन सा है, नंबर 5, कीटोएसिडोसिस ऑफ ब्लड। शरीर कितनी भी कोशिश कर ले, ब्लड की एसिडिटी थोड़ी बहुत कंट्रोल भले हो सकती है, 100% ब्लड को एसिडिक होने से बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप जानते हो ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। ब्लड को तो स्लाइटली अल्कलाइन रहना है, लेकिन ब्लड यहां पे एसिडिक होने लग रहा है। तो सबसे खतरनाक फीचर इसमें नंबर 5 ही है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक फीचर, एकदम अलार्मिंग सिग्नल है, कीटोएसिडोसिस ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच एल्कलाइन की जगह एसिडिटी की तरफ नजर आ रहा है, और नतीजा ब्लड के एसिडिक होने की वजह से शरीर के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स डैमेज होने लगेंगे। चलिए क्या क्या डैमेज होंगे, व्यक्ति का किडनी, खुद नेफ्रॉन, देखिए एसिड जब सोचिए नेफ्रॉन के पास जाएगा फिल्ट्रेशन होने से, तो क्या नेफ्रॉन जलेगा नहीं, जल जाएगा ना। एसिड से तो कोई भी चीज बर्न होता है, जलता है, नतीजा नेफ्रॉन जलने लगेंगे, यानी नेफ्रॉन डैमेज होने लगेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस बीमारी को हम लोग कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रॉन डैमेज हो गए। तो देखिए इसकी वजह से एक फीचर क्या देखने को मिला, इसकी वजह से फीचर देखने को मिला हम लोग को डायबिटिक नेफ्रोपैथी, व्यक्ति के नेफ्रॉन डैमेज होने लगे। ये लीजिए कितनी बड़ी परेशानी, यानी आप छोटे शब्दों में कह सकते हो कि व्यक्ति का किडनी डैमेज हो रहा है यहां पर। इसी एसिडिटी की वजह से और क्या डैमेज होगा, न्यूरॉन भी डैमेज होने लगेंगे, क्योंकि न्यूरॉन भी जलने लगेंगे।
इसे हम लोग कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, न्यूरॉन डैमेज होंगे। तो अगला फीचर दिखेगा डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो न्यूरोपैथी लिख दिया, डायबिटिक न्यूरोपैथी यहां पर लिख दिया, है ना। और क्या क्या जलेगा, बहुत कुछ जलेगा, न्यूरॉन जल रहे हैं ना। तो क्या रेटिना में जो रॉड्स एंड कोन्स थे वो भी तो न्यूरॉन है, वो भी तो जरूर डैमेज होंगे। तो रेटिना यानी कि रेटिना डैमेज होगा, और रेटिना डैमेज होने को कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगली प्रॉब्लम दिख रही है, यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी। एक्वस ह्यूमर को याद कीजिए, आई में लेंस के अगले जो हिस्से में जो फ्लूइड रहता था उसे कहते थे एक्वस ह्यूमर। वो तो एक कॉन्टिन्यूअस चेंज होने वाला फ्लूइड था, यानी एक्वस ह्यूमर नाम का फ्लूइड भी चीनी, शरीर में तो अब शुगर की मात्रा बढ़ रही है, तो एक्वस ह्यूमर नाम का फ्लूइड में भी चीनी की मात्रा बढ़ेगी, नतीजा एक्वस ह्यूमर गाढ़ा होने लगेगा। इस बीमारी को कहते हैं हम लोग ग्लूकोमा। अगली बीमारी दिख रही है ग्लूकोमा, है ना। देखिए ग्लूकोज से ही नाम जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोमा, है ना। और ग्लूकोमा को हम लोग ब्लैक कैटरैक्ट भी कहते हैं, ग्लूकोमा को हम लोग ब्लैक कैटरैक्ट भी कहते हैं, है ना। यानी कि व्यक्ति के रेटिना डैमेज होने लगी और व्यक्ति को ब्लैक कैटरैक्ट यानी ग्लूकोमा जैसी चीज देखने को मिली। यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि व्यक्ति के आंख डैमेज होने लगी। यानी दोनों फीचर को मिलाकर अगर एक कॉमन टर्म देंगे तो क्या देंगे, डायबिटिक ऑप्थेल्मोपैथी कह देंगे। यानी इन दोनों फीचर को आप मिला के कॉमन शब्द दोगे तो क्या कहोगे, दैट इज डायबिटिक ऑप्थेल्मोपैथी, ऑप्थेल्मोपैथी, है ना। देखिए कई सारे फीचर्स यहां पर आ रहे हैं, कई सारे फीचर्स यहां पर आते चले जा रहे हैं। क्या लगता है शरीर में माइक्रोवियल जो इंफेक्शन से फिलहाल बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि बाहर से जो भी माइक्रोब शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं ना, उनको भी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा देखकर काफी खुशी होती है, क्योंकि उससे भी तो भूख लगती होगी, तो ब्लड के ग्लूकोज से बस वो अपनी पार्टी उड़ाते रहता है। नतीजा शरीर में इंफेक्शन होने की संभावनाएं बहुत होंगी, और यही नहीं, इंफेक्शन होने की संभावनाएं तो छोड़िए, आप कितने भी मेडिसिन दे दो जनरली वो इंफेक्शन भरेगा नहीं। बहुत तरीके के घाव होने लगेंगे शरीर में, बहुत सारे फोड़े होने लगेंगे, पैर के तलवे में खासकर बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, है ना। उसके अंदर बिल्कुल माइक्रोब्स, पूरा बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा, गड्ढे होने लगेंगे। जस्ट इमेजिन पैर का जो तलवा यानी फुट है उसमें गड्ढे होने लगेंगे, इसे लोग डायबिटिक फुट अल्सर कहते हैं, है ना। बहुत बुरी स्थिति में लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि माइक्रोवियल इंफेक्शन होने लगे। तो डायबिटिक फुट अल्सर ऐसे ऐसे चीज देखने को मिलने लगेंगे, ईटीसी कर देते हैं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर से जिस तरीके से इतने सारे फीचर में सबसे खतरनाक था कीटोएसिडोसिस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड एसिडिक हो रहा था, जिसकी वजह से इतने सारे नए फीचर आ गए, उसी तरीके से इतने सारे फीचर में भी सबसे खतरनाक फीचर कौन सा है, इतने सारे फीचर में से भी सबसे खतरनाक फीचर आपको कौन सा दिख रहा है, यहां पर ये दिख रहा है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। यानी इतने सारे फीचर में से भी सबसे खतरनाक फीचर है डायबिटिक न्यूरोपैथी। कौन डैमेज हो रहा है, न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं। आप जानते हो न्यूरॉन तो रिप्लेस नहीं हो सकते, उसके पास सेंट्रोल होता ही नहीं है, वो तो डिवाइड कर ही नहीं सकता है, पुराने की जगह नए न्यूरॉन तो आते नहीं है। अब जस्ट इमेजिन न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं, यानी कि ब्रेन के न्यूरॉन डैमेज हो रहे हैं। अब ब्रेन के भी अगर न्यूरॉन डैमेज होंगे तो व्यक्ति धीरे धीरे सेंसलेस होने लगेगा, है ना। व्यक्ति सेंसलेस होने लगेगा, इसे हम लोग कहते हैं हम लोग डायबिटिक कॉमा। डायबिटीज की वजह से व्यक्ति सेंसलेस हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं हम लोग डायबिटिक कॉमा, डायबिटिक कॉमा। और एक तो आप जानते हो कि कॉमा इज फॉलोड बाय फुल स्टॉप, सिंपल सा है, यानी व्यक्ति की लास्ट में क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, इतने सारे फीचर्स होने की वजह से। तो ये हम लोग कंप्लीटली डायबिटीज में, तो ये सब जितने भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं इसी बीमारी का, यानी कि यहां पर नीचे हम लोग हेडिंग लिख देते हैं डायबिटीज मेलाइटस। इसी बीमारी को हम लोग कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, नाम हम लोग यहां पर देते हैं। छोटा में क्या कहते हैं इसे हम लोग, डीएम, छोटा में कहेंगे डायबिटीज मेलाइटस। तो जो भी लक्षण हम लोग यहां पर देख रहे थे, ये सभी डायबिटीज मेलाइटस के यहां पर लक्षण हम लोग को देखने को मिल रहे थे। तो क्या लगता है डायबिटीज मेलाइटस के कितने वेराइटी हो सकते हैं, दो वेराइटी है, मुख्यतः दो वेराइटी है मुख्यतः। क्योंकि देखिए पहले भी मैंने आपको हिंट दे दिया, एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसमें इंसुलिन की प्रॉब्लम हो, कमी हो गई हो या इंसुलिन नहीं आ रहे हो, या दूसरा व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसमें रिसेप्टर की प्रॉब्लम हो, रिसेप्टर कम हो या नहीं हो। हाँ, तीसरा व्यक्ति ऐसा भी जरूर हो सकता है जिसमें दोनों की प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं हालांकि दुनिया में, है ना, जिसमें दोनों की कमी हो। यानी कि डायबिटीज मेलाइटस के पीछे मुख्यतः रीजन क्या है, दो ही है, या तो इसकी कमी हो जाए या ना आए, या इसकी कमी हो जाए ना हो। अब अगला आपके दिमाग में पहला तो प्रश्न ये उठता होगा कि आखिर कैसे, आखिर क्यों नहीं आएंगे या क्यों कम आएंगे। सिंपल, देखिए प्रॉब्लम्स कहीं भी आ सकते हैं, आखिर शरीर एक मशीनरी है, मशीनरी में प्रॉब्लम्स आने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए इंसुलिन एक व्यक्ति के शरीर में कम आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या क्या वजह हो सकती है। हो सकता है कि न्यूली बॉर्न चाइल्ड हो, उसमें पैनक्रियाज ही ना हो, जब पैनक्रियाज ही नहीं तो इंसुलिन कहां से आएगा। हो सकता है उसमें पैनक्रियाज तो हो, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ही ना हो, लीजिए फिर से इंसुलिन कहां से आएगा। हो सकता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी हो, बीटा सेल ही ना हो, फिर से इंसुलिन कहां से आएगा। हो सकता है बीटा सेल भी हो लेकिन अपना इम्यून सिस्टम ने जाकर बीटा सेल को मार दिया हो,
फिर से इंसुलिन कहां से आएगा? तो कारण अगर आप खोजने निकलेंगे ना तो कारण तो आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, है ना। उसी सेम हालचाल रिसेप्टर की भी है, सेम हालचाल रिसेप्टर की भी है, लेकिन जनरली रिसेप्टर के डैमेज होने के पीछे एक बढ़ती हुई उम्र को भी आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, और रिसेप्टर डैमेज होने के पीछे एक और दूसरी वजह होती है, सेम ऑटोइम्यून डिजीज। मैंने कहा ना, जैसे इम्यून सिस्टम अगर बीटा सेल को मार दे तो इम्यून सिस्टम रिसेप्टर को भी तो मार सकता है। ऐसी बीमारी को हम लोग ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं, जिसमें अपने ही, देखिए हम लोग जब ब्लड पढ़े होंगे तो मैंने आपको सीएमआई वैरायटी के इम्यून सिस्टम पढ़ाए होंगे, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या कहता है? कहता है कि बाहर से हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम है, बाहर से आने वाले किसी भी नए सेल को स्वीकार नहीं करता, उसे रिजेक्ट कर देता है, उसे मार देता है। इसी इम्यूनिटी को हम लोग कहते थे सीएमआई। लेकिन जस्ट इमेजिन, अपने शरीर के अंदर के इम्यून सिस्टम खुद अपने ही शरीर के सेल को पहचानने से इनकार कर दे और मारने लगे, ऐसी बीमारी को हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो देखिए, इसके इंसुलिन की कमी होने या नहीं होने के पीछे वजह क्या हो सकते थे? कुछ भी। क्या इनबॉर्न हो सकता था? बिल्कुल इनबॉर्न हो सकता था। पैनक्रियाज ना हो, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ना हो, बीटा सेल ना हो, ऑटोइम्यून भी हो सकता था, इसको मार दिया गया हो इम्यून सिस्टम ने। लेकिन इसके कमी के पीछे मुख्यतः वजह ऑटोइम्यूनिटी ही होती है, अपना इम्यून सिस्टम ही से मार देता है। या ओल्ड एज हो सकता है कि समय के साथ धीरे धीरे रिसेप्टर पुराने होने लगते हैं, नतीजा मारे जाते। तो जो भी हो, वजह तो लगभग हम लोग देख रहे हैं। तो डायबिटीज मेलिटस की वैरायटी कितनी है? 2। यानी पहली वैरायटी वो हो सकती है जिसमें एक व्यक्ति के शरीर में इसकी दिक्कत आ गई हो, या दूसरी वैरायटी ऐसी हो सकती है जिसमें एक व्यक्ति के शरीर में इसकी दिक्कत आ गई हो। चलिए नामकरण पर आते हैं। अगर एक व्यक्ति के शरीर में इसकी दिक्कत आ गई तो इस डायबिटीज को हम लोग कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। और अगर एक व्यक्ति के शरीर में इसकी दिक्कत आ गई तो इसे हम लोग नाम देते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। ये तो कॉमन नाम हो गया ना, टाइप 1, टाइप 2। अब थोड़ा स्पेशल नाम पर आते हैं। तो अगर व्यक्ति के शरीर में इसकी दिक्कत होगी तो आप जिसे टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस कहते हो ना, कहने के लिए तो कह दिए, तो क्या लगता है इस व्यक्ति को ठीक करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए आपको क्या देना होगा? बाहर से इंसुलिन देना होगा, कॉमन सेंस, क्योंकि इंसुलिन की कमी हो रही है। यानी व्यक्ति किसके ऊपर अब निर्भर हो जाएगा? इंसुलिन देने पर निर्भर हो जाएगा। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस को हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति अब इंसुलिन पर डिपेंडेंट हो जाएगा। यानी टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस का दूसरा नाम होगा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। छोटे शब्दों में इसको हम लोग आईडीडीएम कहेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर में इसकी दिक्कत होगी, जिसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस कह रहे हैं, क्या इस व्यक्ति को इलाज के लिए इंसुलिन देना होगा? नहीं, इसको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। इसलिए बस आगे जो भी इसका नाम था उसके आगे आपको जोड़ देना होगा नॉन, तब उस बीमारी का नाम पड़ेगा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, क्योंकि उस व्यक्ति में इंसुलिन को देने की जरूरत नहीं है। इसलिए छोटा में कहेंगे एनआईडीडीएम। यानी डायबिटीज मेलिटस की वैरायटी हो गए 2। इसकी दिक्कत होगी तो अलग नाम है, इसकी दिक्कत होगी तो अलग नाम है। चलिए दोनों नामों को अगले स्लाइड में लिखते हैं। तो इसकी दिक्कत होगी तो डायबिटीज मेलिटस की जो वैरायटी ऑलरेडी मैंने अभी नामकरण यहां पर कर ही दिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। इसी का दूसरा नाम होगा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। मैं छोटे शब्दों में लिख रहा हूं, लेकिन पूरा नाम ध्यान रखिएगा। इंसुलिन देना होगा इसको, क्योंकि इंसुलिन की प्रॉब्लम हो गई। और ठीक उल्टा, अगर रिसेप्टर की प्रॉब्लम होगी तो आपको होगी उससे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, और इसको हम लोग दूसरे भाषा में कहेंगे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, एनआईडीडीएम आप इसे कह रहे हो। अब कंपेयर करना है, दोनों में कंपेयर करना है, आपके ही लेवल पर कंपेयर करना है, बहुत हायर साइंस में नहीं जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या कह सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट क्या कह सकते हैं? इसमें किसकी प्रॉब्लम हुई है? प्रॉब्लम ऑफ इंसुलिन। तो प्रॉब्लम ऑफ इंसुलिन किसकी वजह से हुई होगी? मैंने तो ऑलरेडी कह दिया कि बीटा सेल मारे गए होंगे, डैमेज हो गए होंगे, उसकी कमी हो गई होगी, लाइक दिस, यही सब हो सकता है। यानी यहां पर क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कुछ भी लिख सकते हैं, बीटा सेल, है ना, बीटा सेल या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इटीसी, ऐसे ही चीज होंगे, है ना। यहां पर क्या कह सकते हैं? ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसेप्टर, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसेप्टर्स, यहां पर लिख सकते हैं, जो भी वजह हो। लेकिन अब अगले पॉइंट पर आते हैं, यहां पर आते हैं। क्या लगता है एक व्यक्ति में बीटा सेल डैमेज हो गए हैं या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस डैमेज हो गए हैं, तो जनरली कब इसकी शुरुआत हुई होगी? जनरली इसकी शुरुआत होता क्या है ना, जिस वैरायटी को यहां पर आप सुन रहे हो ना, जनरली एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड में भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले हिंट दे दिया था, एक बच्चे का जन्म हुआ पैनक्रियाज ही नहीं है, एक बच्चे का जन्म हुआ पैनक्रियाज है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ही नहीं है, या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, बीटा सेल ही नहीं है। यानी कि ज्यादातर संभावना है कि इस तरीके की जो कंडीशंस है एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड में भी देखने को मिलेगा। तो जनरली स्टार्ट्स इन ए न्यू बॉर्न, है ना। जनरली मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि सब में है, बाद में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सामान्यतः बचपन से ही देखने को मिलती है। जनरली स्टार्ट्स
सिंस बर्थ, है ना, सिंस बर्थ ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्या होगा, रिसेप्टर डैमेज हो रहे हैं ना, तो ये उम्र की वजह से, देखिए मैंने पहले भी हिंट दे दिया था कि उम्र की वजह से डैमेज होने लगते हैं। तो जनरली पाया जाता है कि जब व्यक्ति 30 से 40 साल की उम्र को जब क्रॉस करता रहता है ना, उसी वक्त रिसेप्टर मारे जाने शुरुआत हो जाते हैं, है ना। तो जनरली स्टार्ट्स एट द एज ऑफ अराउंड 30 to 40 ईयर्स। तो देखिए सेकंड पॉइंट डिफरेंस आ रहा है, जनरली स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 30 to 40 ईयर्स। तो देखिए यहां पर अंतर आने लगा। अगला डिफरेंस पर आते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इस वैरायटी की डायबिटीज अगर एक न्यू बॉर्न में भी देखने को मिल रही है, तो क्या लग रहा है, जन्म के बाद से उसके शरीर के सेल किसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, लिपिड, क्योंकि उससे डायबिटीज है। यानी जन्म के बाद से उस बच्चे के शरीर के सेल लिपिड इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो क्या लगता है, शरीर में लिपिड स्टोर रहेगा? जिंदगी के किसी भी चरण में अगर आप उस व्यक्ति को देखेंगे तो शरीर में तो लिपिड इस्तेमाल स्टोर तो नहीं दिखेगा, क्योंकि सेल तो लिपिड का इस्तेमाल करते रहेंगे। यानी वो व्यक्ति जनरली देखने में कैसा महसूस होगा, दुबला पतला, है ना। तो पर्सन इसमें जनरली कैसे होंगे, लीन एंड थीन सब्जेक्ट, लीन एंड थीन सब्जेक्ट, दुबले पतले व्यक्ति देखने को यहां पर मिलेंगे, यहां पर कह सकते हैं अगला फीचर। लेकिन इसमें क्या होंगे, 30 से 40 साल के बाद अब जाकर उसमें डायबिटीज की शुरुआत हो रही है। यानी अभी तक तो जितना भी बचपन से तेल मसाले खाया होगा, चर्बी खाया होगा, जबरदस्त तरीके से जमा होगा, ओबीज। यानी लुक देखकर ही पता चलता है व्यक्ति जनरली इसमें मोटे मोटे ताजे देखने को मिलेंगे। तो जनरली ओबीज, ये जनरली मैं लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसके अलावा एक्सेप्शनल नहीं होता है। तो जनरली ओबीज इसमें लिख सकते हैं, है ना। तो ये तीसरा फीचर हम लोग दिख रहा है, जनरली ओबीज। चौथा फीचर क्या लिख सकता है, तो बचपन से ही अगर व्यक्ति के शरीर या उस बच्चे के शरीर के सेल अगर फैट के इस्तेमाल कर रहे थे, नतीजा वो दुबला पतला तो दिख रहा था, लेकिन बचपन से उसके शरीर के सेल में किसकी मात्रा बहुत बढ़ गई होगी, कीटोन बॉडीज, क्योंकि शुरू से लिपिड का इस्तेमाल हो रहा था, कीटोन बॉडीज की मात्रा खूब बढ़ी होगी। यानी इसमें कीटोएसिडोसिस के कंडीशन बहुत सीवियर होंगे। लेकिन इसमें लगता है, क्या लगता है, कीटोएसिडोसिस कंडीशन बहुत सीवियर होंगे, नहीं। अब जाकर 30 से 40 साल के बाद अब लिपिड इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, इसलिए उसमें इतना सीवियर कीटोएसिडोसिस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें लिख सकते हैं कीटोएसिडोसिस इज सीवियर, कीटोएसिडोसिस इज सीवियर, इसमें काफी सीवियर है। और इसमें लो कीटोएसिडोसिस कह सकते हैं हम लोग, लो कीटोएसिडोसिस इसमें हम लोग बोल सकते हैं। ये देखिए कुछ कुछ बेसिक्स फीचर हैं, इससे ज्यादा इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। अगला क्या लिख सकते थे, पर्सन नीड्स इंसुलिन, और इसमें पर्सन डजंट नीड्स इंसुलिन। ये तो कॉमन सेंस है, तो नाम ही लिख रहा है। तो चलिए लिखकर खेल खत्म करते हैं इसमें, है ना। पर्सन नीड्स, तो ऐसे चीजों को ध्यान रखना होगा, पर्सन नीड्स इंसुलिन, इसमें इंसुलिन उसको देंगे। और ध्यान रखिएगा इंसुलिन इंजेक्शन के रूप में ही आता है ना, ओरल इंसुलिन नहीं आते। और इसमें पर्सन नीड्स इंसुलिन तो नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली जो भी मेडिसिन वगैरह इसको देंगे या किसी भी रूप में इसको हम लोग देंगे, तो रिसेप्टर्स को ठीक करने की कोशिश की जाएगी या उसके डैमेज को रोकने की कोशिश की जाएगी। दैट मीन्स पर्सन डजंट नीड्स इंसुलिन, पर्सन डजंट नीड्स इंसुलिन। हो गया, फिनिश करते हैं, है ना। तो लगभग 4 या 5 बेसिक फीचर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। डायबिटीज न्यूबॉर्न बेबी में हो सकता है, ऑलरेडी से वो मैंने समझा दिया, है ना। हो नहीं सकता है, हो चुका है। यहाँ तो हम लोग करा भी चुके पेशेंट को बहुत बुरे तरीके से, है ना। मनाते रहिए कि लोगों बीमारी होते रहिए, आपके धंधा चलते रहे आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डायबिटीज मेलाइटस लगभग हम लोगों को हो गया। तो क्या क्या हम लोग समाप्त कर चुके, लगभग हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पूरा समाप्त कर चुके, है ना। पैनक्रियाज फिनिश हो चुका, क्योंकि पैनक्रियाज से हम लोग देख रहे थे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से टोटल कितने हार्मोन्स आ रहे थे, टोटल 3 हार्मोन्स आ रहे थे, तीनों हम लोग ने पढ़ लिया। ग्लूकागॉन क्या कर रहा था प्रीवियस क्लास में देख चुके, इंसुलिन अभी जस्ट देख चुके, और सोमैटोस्टेटिन क्या करेगा, दोनों को कमाने की कोशिश करेगा, जिससे कि बेवजह की लड़ाई बंद हो। क्योंकि ये ग्लूकोज बढ़ाना चाह रहा है, ये कमाना चाह रहा है, तो बेवजह की लड़ाई ही कही जा सकती है। तो सोमैटोस्टेटिन दोनों को सप्रेस करने की कोशिश करता रहता है। दैट मींस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फिनिश हो गया। अब हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ओवरऑल देखा जाए तो 2 ही इंडोक्राइन ग्लैंड अब हम लोग के बाकी रह गए, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, और वहां से आने वाले हार्मोन्स, इतने ही बाकी हैं। उसके बाद कुछ एडवांस हम लोग मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे, और इस तरीके से चैप्टर आपका ये फिनिश होगा, है ना। तो 4 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है या 5 टॉपिक, चलिए देखते हैं, तेजी से पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सीधा टेस्टिस के ऊपर आते हैं। टेस्टिस अगले ग्लैंड पर आ गए हम लोग, टेस्टिस पर आ जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर और टेस्टिस में कहां से हार्मोन्स आते हैं हम लोग सुन चुके हैं, इसी चैप्टर में सुन चुके हैं।
टेस्टिस का स्ट्रक्चर और टेस्टिस में से जो हार्मोन्स आते हैं कहां से आते हैं, स्ट्रक्चर इसी चैप्टर में देख चुके हैं। मैं सीधे उस स्लाइड पर चलकर आपको उसे एक बार रिवाइज तेजी से करवा देते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ हम लोग हार्मोन्स का फंक्शन पढ़ेंगे, आते कहां से हैं या स्ट्रक्चर क्या है पहले बता चुके हैं हम लोग, है ना। चलिए देखते हैं कहां पर, है ना। तो प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं हम लोग, इसी चैप्टर में देखे हैं, मिलेगा हम लोग को जरूर स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ड्रॉ कर रखे होंगे हम लोग। दिख गया। चलिए यहां पर जब हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ रहे थे ना, तभी उसके स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके बताया होगा। तो टेस्टिस, उसकी संख्या ए पेयर है, दैट मींस टोटल संख्या 2 है। टेस्टिस के अंदर जाकर आपको देखेंगे तो क्या दिखते थे, ऐसे पार्टीशंस दिखते थे, इनको लोग टेस्टिकुलर सेप्टा कहते थे। सेप्टा की वजह से अंदर जो स्पेस बनता था, इन स्पेस को हम लोग लोब्यूल्स कहते थे, जिनकी संख्या 250 होती है। इन्हीं हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होते हैं, 2 से 3 हाईली कॉइल्ड डक्ट हुआ करते थे, जिनका नाम था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच के स्पेस को हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहा करते थे। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल के गुच्छे देखने को मिलते थे, जिनको हम लोग लिडिक सेल्स नाम दिया करते थे। इसी चीज को देखिए, अगले स्लाइड में चलते हैं हम लोग, यानी इसका नाम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और बीच के सेल के गुच्छे को हम लोग लिडिक सेल्स नाम देते हैं। तो अगले स्लाइड में आते हैं, देखिए सेम चीज यहां दिख रहा है। तो पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मैंने ड्रॉ कर दिया था। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में देखिए लिडिक सेल्स आपको देखने को मिल रहे थे। इस पूरे थ्योरी को आप जरा याद कर लीजिए, लगभग पढ़ा हुआ है। तो यहां पर एफएसएच एलएच को लेकर पढ़ रहे थे ना, एलएच को हम लोग ह्यूमन मेल में क्या कहते हैं, हम लोग आईसीएसएच कहते हैं। तो आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने इन्हीं लिडिक सेल्स के ऊपर काम किया। नतीजा यहां से मिक्सचर ऑफ हार्मोन्स आए थे, जिसका नाम था एंड्रोजन, और सबसे मुख्य एंड्रोजन का नाम था टेस्टोस्टेरोन। इसी को तो पढ़ने जा रहे हैं ना अभी हम लोग, जो नया स्लाइड लिए हैं इसी हार्मोन को तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यानी इस हार्मोन का सारा फीचर अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इमेजिन कीजिए कि इस हार्मोन ने जब इस जगह को मैंने समझाया था, तो इस जगह पर क्या कंट्रोल किया था, बस यहां से लेकर यहां तक की प्रोसेसिंग को कंट्रोल किया था। ये एंड्रोजन फिर अंदर चला गया था, अंदर जाकर कई सारी घटनाएं घटी थी, लेकिन ओवरऑल देखने को मिले थे ऐसे सेल जिनको आप मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ये लास्टली मियोसिस करते थे। मियोसिस करके ऐसे कुछ राउंडेड सेल्स का निर्माण करते थे। ऐसे राउंडेड सेल्स को हम लोग ये स्पर्मेटिड्स कहा करते थे। यानी मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स बनने की कहानी को हम लोग नाम दिया करते थे स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये पूरी घटनाक्रम कौन कराता था, तो ये एंड्रोजन ही जाकर कराता था, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पहुंच जाता था। यानी एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन में एक लाइन हम लोग जरूर जोड़ते हुए नजर आएंगे, इट कंट्रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन क्या वाकई जो एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरोन है, क्या वाकई सिर्फ यही एकमात्र फंक्शन को कंट्रोल करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस? नहीं, और भी कई सारे फंक्शंस होते होंगे। सो इट इज जस्ट वन ऑफ दोज। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जिस स्लाइड पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, मैं वहां पर इस एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन के ओवरऑल 5 फंक्शन लिखूंगा, और उस 5 फंक्शन में एक फंक्शन ये भी होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। लेकिन आखिर बाकी के 4 फंक्शन क्या है, इसको चलिए तेजी से हम लोग देख लेते हैं कि बाकी के 4 फंक्शन क्या है। चलिए बाकी के 4 फंक्शन देख लेते हैं क्या है ओवरऑल। तो 5 फंक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मुझे यहां पर क्या करना होगा ना, लिख कर बात करना होगा, लिख कर बात करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें मेरी थोड़ी सी समय बचाने की एक तकनीक है, क्योंकि लिखा हुआ रहेगा ना, तो बस थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे। देखिए मेल का जो प्राइमरी हार्मोन है नाम है टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम लोग यहां देखने जा रहे हैं। लेकिन वैसे ही फीमेल का जो प्राइमरी हार्मोन होता है, इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन। उसके भी जो फंक्शन है ना, हूबहू इन्हीं पॉइंट से मिलते जुलते नजर आएंगे। इसलिए अगर लिखा रहेगा ना, तो बस कुछ शब्दों को चेंज करेंगे और एस्ट्रोजन का भी फंक्शन फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सीधे लिख कर बात करते हैं कि टेस्टिस में से जो हार्मोन आ रहा है उसका नाम क्या है, मिक्सचर ऑफ हार्मोन है, नाम है एंड्रोजेंस। और इस एंड्रोजन में भी सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो इसके फंक्शन को अब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए पहला पॉइंट पर आते हैं हम लोग। पहला पॉइंट पर आते हैं, क्या क्या है, इट कंट्रोल्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ सेकेंडरी को हम लोग एक्सेसरी भी कहते हैं, एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स लाइक, है ना। चलिए लाइक लिख के देखते हैं क्या क्या है। लाइक वासा इफ्रेंसिया,
like vasa efferentium, epididymis, vas difference, seminal vesicle, ejaculatory duct, prostate gland, Cowper's gland, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ETC कर देते हैं, है ना। इसमें से हो सकता है कई सारे नाम आपको बिल्कुल नहीं लग रहे हो, थोड़ी देर में देखेंगे क्या है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, इट कंट्रोल्स ग्रोथ, चलिए इसको आसान बनाते हैं, इट कंट्रोल्स सेकेंडरी ऑब्लिक एक्सेसरी sexual characters like appearance of axial pubic and facial hairs, low pitched voice, low pitched voice, aggressiveness, broadening of shoulder, male pattern muscular growth, ETC। तीसरा पॉइंट, इट कंट्रोल्स सेकेंडरी, इसी को एक्सेसरी भी कहते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर, लाइक attraction towards opposite sex called libido, ये NCERT का वर्ड है। इट कंट्रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस, अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे, इट कंट्रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस। Last point, produces anabolic effect, upon carbohydrate and protein metabolism। तो ये 5 पॉइंट के फंक्शन हम लोगों को यहां पर नजर आ रहे हैं ना। तो देखते हैं इसी में हम लोग क्या क्या है। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो शुरुआती जो 3 लाइन है ना, उसमें एक खास चीज को हम लोगों ने कुछ महत्व दिया है। अगर देखा जाए तो यहां पर मैंने प्रयोग किया है सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में, इसमें मैंने लिखा है सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में, और इसमें भी मैंने लिखा है उसी से मिलता जुलता सेकेंडरी यानी एक्सेसरी सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में। यानी तीनों लाइन में सेकेंडरी या एक्सेसरी शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला तो मैं आपको बता देता हूं, सेकेंडरी को एक्सेसरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मतलब क्या और प्राइमरी मतलब क्या? जहां भी गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मेल में टेस्टिस या फीमेल में ओवरी, आप सिर्फ उसे ही प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं। इसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर होते होंगे ना, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर सेकेंडरी कहे जाते हैं।
चाहे मेल हो या फीमेल। तो मेल में टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी कहते हैं, फीमेल में हम लोग ओवरी को प्राइमरी कहते हैं। इसके अलावा जो भी क्यों ना नाम आ जाए, टेस्टिस ओवरी शब्द को छोड़कर जो भी शब्द क्यों ना प्रयोग कर ले, आप उसे सेकेंडरी ही कहेंगे, सिंपल। तो पहला तो मैंने आपको सेकेंडरी यानी एक्सेसरी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यहां पर लिखा गया है सेकेंडरी एक्सेसरी, कुछ ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। यहां पर सेकेंडरी एक्सेसरी कैरेक्टर्स की बात करेंगे, यहां पर सेकेंडरी यानी एक्सेसरी बिहेवियर की हम लोग बात करेंगे, है ना। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में चलते हैं। तो आगे देखते हैं कुछ नाम। यहां पर मैं आपको फिर पुराने स्लाइड पर हम लोग चलते हैं, जहां पर हम लोग अभी देख रहे थे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हम लोग देख रहे थे ना, उसी जगह पर हम लोग वापस चलते हैं, शायद यहां पर कुछ मैं आपको तेजी से बता सकूं, है ना। थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है, क्योंकि इसके आगे का जो सिलेबस है ना, वो क्लास 12 के सिलेबस से कुछ हद तक मिलता जुलता है, इसलिए बहुत ज्यादा तनाव फिलहाल लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, जस्ट ध्यान से सुनते चले जाइए। याद अभी शायद नहीं होगा कईयों को, है ना। अगर याद आ रहा है या आपने वाकई पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा तो कोई तनाव उसमें नहीं लेना। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, स्पर्म प्रोडक्शन इसी के अंदर हो रहा होगा। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं ना, इस जगह पर आकर आपस में फ्यूज होने लगते हैं, जाल बनाने लगेंगे। लगभग 750 से 1000 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इस जगह पर आकर जाल बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेटी टेस्टिस। लेकिन जो भी रेटी टेस्टिस नाम का स्ट्रक्चर है, आखिर तो टेस्टिस के अंदर ही है ना। मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया, जब तक टेस्टिस के अंदर है तब तक वो प्राइमरी ही है। जैसे ही बाहर कुछ निकलेगा, टेस्टिस के बाहर जो भी दिखेगा वो सेकेंडरी होगा। तो रेटी टेस्टिस नाम का जो ट्यूब का जाल है तो अंदर है ना, प्राइमरी है वो। लेकिन अब क्या होगा ना, इस टेस्टिस से बाहर 10 से 15 डक्ट निकलेंगे, उसको हम लोग कहते हैं वासा एफरेंसिया। देखिए बाहर निकल गया, उसका नाम है वासा एफरेंसिया। अब 10 से 15 जो डक्ट जिसका नाम वासा एफरेंसिया, यानी अब सेकेंडरी की शुरुआत हो गई, क्योंकि टेस्टिस से बाहर आ गया वो, सेकेंडरी शुरुआत। तो जो वासा डिफरेंसिया 10 से 15 डक्ट है, वो इस जगह पे क्या करेंगे, 6 मीटर लंबा एक डक्ट बनाएंगे, उसका नाम होता है एपिडिडाइमिस। फिर वो क्या करेगा, यहां से 30 सेंटीमीटर लंबा एक और डक्ट बनाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, उसका नाम होता है वास डिफरेंस। वो वास डिफरेंस क्या करेगा, इस जगह पे ग्लैंड के साथ फ्यूज करेगा, उस ग्लैंड का नाम होता है सेमिनल वेजाइकिल। तो वास डिफरेंस नाम का डक्ट जब सेमिनल वेजाइकिल नाम के ग्लैंड के डक्ट से फ्यूज करेगा तो एक नया डक्ट बनेगा, नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट एक ग्लैंड के अंदर प्रवेश कर जाता है, नाम होता है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के आगे एक और ग्लैंड दिखता है, इसका नाम होता है काउपर्स ग्लैंड, और उसके बाद मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया देखने को मिलते हैं। तो जितने भी शब्द मैंने इसके बाहर प्रयोग किए वो सारे क्या हैं, प्राइमरी है या सेकेंडरी, सभी सेकेंडरी है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितने भी सेकेंडरी, जिसको हम लोग एक्सेसरी भी कहते हैं, जितने भी सेकेंडरी यानी एक्सेसरी स्ट्रक्चर यानी ऑर्गन के मैंने फिलहाल नाम लिए ना, वो सारे स्ट्रक्चर यानी ऑर्गन अगर वो ग्रोथ, अगर उसने ग्रो किया है, अगर उसमें डेवलपमेंट हुआ है, अगर वो मैच्योर हो गए हैं, अगर वो फंक्शनल हो गए हैं ना, तो उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे वजह है यही लीडिक सेल्स के बीच से आने वाला हार्मोन जिसका नाम था एंड्रोजन। यानी अगर अंदर से लीडिक सेल से अगर एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अगर परफेक्ट आ रही होगी ना, तभी जाकर जितने भी यानी सेकेंडरी ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स के नाम हमने प्रयोग किए ना, वो तभी जाकर अच्छे से तरीके से ग्रो होंगे, डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे या फंक्शनल होंगे। तो यही लाइन तो देखिए मैंने सबसे पहला लाइन वहां पर प्रयोग किया है ना। यही लाइन तो सबसे पहला लाइन में देखिए मैंने लिख कर रखा हुआ है ना, कि क्या कंट्रोल करता है। तो देखिए ध्यान से यहां पर दिख रहा है, देखिए, इट कंट्रोल्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑल सेकेंडरी एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स लाइक। तो देखिए मैंने कहा टेस्टिस से बाहर निकलता है वासा एफरेंसिया, ये फ्यूज हो जाता है 6 मीटर लंबा डक्ट एपिडाइमिस, ये वापस 30 सेंटीमीटर लंबा डक्ट बनाता है वास डिफरेंस, ये जाके ग्लैंड के साथ फ्यूज हो जाता है, नाम होता है सेमिनल वेजाइकिल, ग्लैंड के साथ फ्यूज होकर नया डक्ट बनता है इजैकुलेटरी डक्ट, ये प्रोस्टेट नाम के ग्लैंड के अंदर प्रवेश कर जाता है, इसके आगे एक और ग्लैंड मिलता है कॉपर्स ग्लैंड, और आखिरकार मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया मिलता है। तो जितने भी स्ट्रक्चर अगर अच्छे तरीके से ग्रो किया, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, फंक्शन, तो जिम्मेदार एंड्रोजन है, सबसे मुख्य एंड्रोजन को आप टेस्टोस्टेरोन कहते हो, जिसके फंक्शन को देख रहे हैं, ये लाइन था उसमें। लेकिन यही हार्मोन और क्या करता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी तय करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर को भी तय करता है। कैरेक्टर का मतलब क्या है, बिहेवियर का मतलब क्या, वो बाहरी फीचर जिसकी वजह से मेल या फीमेल की पहचान होती है उसे हम लोग कहते हैं कैरेक्टर, और जो दिमागी सोच हो सकती है उसे हम लोग कहते हैं बिहेवियर। तो जो बाहरी फीचर है मेल फीमेल की पहचान वाले कैरेक्टर को भी यही हार्मोन तय करता है, जो दिमागी सोच है जिसको हम लोग बिहेवियर कहते हैं उसे भी यही तय करता है। यानी फिजिकल अपीयरेंस के लिए भी यह हार्मोन जिम्मेदार है और मेंटल थॉट के लिए भी यही हार्मोन जिम्मेदार है। तो फिजिकल अपीयरेंस के लिए हम लोग शब्द प्रयोग कर रहे हैं कैरेक्टर्स, और मेंटल जो थिंकिंग के लिए शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं बिहेवियर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। मेल की आखिर पहचान किन किन बाहरी चीजों से होती है। तो मेल की पहचान होती है क्या चीज, मेल में एक्सियल, प्यूबिक और फेशियल हेयर्स देखने को मिलते हैं। और क्या देखने, मेल के वॉइस को हम लोग लो पिच्ड वॉइस भी कहते हैं।
मेल में सामान्यतः एग्रेसिवनेस देखने को मिलते हैं, मेल के कंधे जनरली चौड़े होते हैं, है ना। अब मेल में जो मस्कुलर ग्रोथ होते हैं काफी जबरदस्त तरीके से कुछ ज्यादा ही कहीं कहीं नजर आते हैं, इसको मेल पैटर्न मस्कुलर ग्रोथ कहते हैं। तो मेल की पहचान है ना, तो मेल की पहचान के जितने भी फीचर्स हैं उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? एंड्रोजेंस एंड टेस्टोस्टेरोन ही जिम्मेदार है। और यही नहीं, मेल में फीमेल के प्रति जो आकर्षण हो सकता है ना, देखिए मैंने लिखा हुआ है अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, लेकिन इसके लिए एनसीईआरटी के एक स्पेशल शब्द भी देता है, इसको कहते हैं लिबिडो। तो मेल में फीमेल के प्रति जो आकर्षण यानी लिबिडो हो सकते हैं उसके पीछे भी यही हार्मोन जिम्मेदार है। तो देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए भी जिम्मेदार है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी जिम्मेदार है, और सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर के लिए भी जिम्मेदार है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख भी चुके थे, स्पर्मेटोजेनेसिस को तो कंट्रोल कर ही रहा था, तो देखिए एकदम आराम से लिखा गया है, इट कंट्रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन एक लाइन और आखिरकार देखने को मिल रहा है, क्या लिखा हुआ? मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसेस एनाबॉलिक इफेक्ट अपन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। आगे जाके इसी चैप्टर में हम लोग क्या ध्यान से पढ़ेंगे, या आगे जाके इसी चैप्टर में हम लोग जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मैं आपको हर एक हार्मोन्स की नेचर पढ़ाऊंगा। नेचर मतलब कि वो किस चीज से बना है, कि वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, अच्छे से समझेंगे। बहुत डिटेल में आएगा, शायद अगले क्लास में देखने को मिलेगा आपको। तो जब मैं आपको हार्मोन्स की नेचर पढ़ाऊंगा कि वो किस चीज का बना है, तब आप देखोगे ये जो एंड्रोजेंस होते हैं यानी जो टेस्टोस्टेरोन है ना, नेचर में लिपिड है। ये लिपिड है मतलब स्टेरॉयड है। ये लिपिड को हम लोग स्टेरॉयड भी कह रहे हैं यहां पर। तो नेचर में लिपिड है, स्टेरॉयड है, लेकिन मेल के शरीर के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना जानते हैं। अब बढ़ाने के लिए शब्द होता है एनाबॉलिक इफेक्ट। आप तो जानते हो एनाबॉलिज्म मतलब बनना, कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना होता है। यानी हार्मोन खुद नेचर में स्टेरॉयड, लेकिन किसकी मात्रा बढ़ाएगा? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा देगा, और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए यानी एनाबॉलिक इफेक्ट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ऊपर एनाबॉलिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरोन के हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर के बाद अभी जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। चारों शुरू के जो 4 पॉइंट है ना, सेम टू सेम रहेंगे, बस कुछ वर्ड रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहां पर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में कुछ नाम लिखे गए हैं, फीमेल में अलग अलग नाम के ऑर्गन्स आएंगे। यहां पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में कुछ वर्ड लिखे गए हैं, फीमेल में कुछ दूसरे दूसरे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। यहां पे भी सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर लिखे गए हैं, फीमेल में बिहेवियर देखने को मिलेगा। यहां पर स्पर्म प्रोडक्शन करवा रहा है, फीमेल में ओवम प्रोडक्शन करवाएगा। यानी लगभग शुरू के 4 पॉइंट सेम टू सेम रहेंगे, बस कुछ वर्ड को तकनीकी तौर पर चेंज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हां, जब एस्ट्रोजन पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको हिंट दे दिया कि एस्ट्रोजन में क्या करने वाले, लेकिन जब एस्ट्रोजन पढ़ेंगे तो उसमें यह लाइन बिल्कुल पूरी तरीके से मिसिंग रहेगा। यानी मेल के एंड्रोजेंस टेस्टोस्टेरोन के पास, यानी मेल के एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरोन के पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने की क्षमता अवेलेबल है, लेकिन फीमेल के एस्ट्रोजन के पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने की क्षमता अवेलेबल नहीं है। एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। आपको अगर ये छोटा सा पॉइंट लग रहा है तो ये छोटा सा पॉइंट भी बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है ना, बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है। जैसे एथलीट्स की हम लोग जनरली बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट्स की हम लोग जनरली बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि देखिए अभी भले आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन एक समय ऐसा था ना कि जनरली जो भी स्पोर्ट्स वगैरह जैसी घटनाएं थी ना, वो जनरली मेल्स के लिए बने हुए थे। सिर्फ मेल रिलेटेड ही स्पोर्ट्स हुआ करते थे। उस समय फीमेल का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन ही नहीं होता था, है ना। तो आखिर मेल किस वजह से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, उसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी? यही आखिरी पॉइंट था। क्योंकि मेल हार्मोन जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है, वो क्या करता है? मेल के शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए जाना जाता है। नतीजा, मेल के शरीर में अगर प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगा? मसल बढ़ जाएंगे, क्योंकि शरीर के सारे मसल्स प्रोटीन से बनते हैं। और यही नहीं, जब मसल भी बढ़ जाएंगे तो मसल को एनर्जी चाहिए होगा। एनर्जी कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट भी तो बढ़ा कर रखा है। नतीजा, मेल में जबरदस्त तरीके के मस्कुलर ग्रोथ कराने के लिए जिम्मेदार होता था ये प्रोटीन। और जब अब मसल ग्रोथ हो गए, लेकिन कंपटीशन जीतने के लिए तो सिर्फ मसल से तो काम नहीं चलेगा, मसल को एनर्जी भी चाहिए, और एनर्जी कौन दे देता था? ये कार्बोहाइड्रेट। और दोनों ही की मात्रा का जुगाड़ करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन की होती थी। नतीजा, आज के भी दिन वैसे जो एथलीट्स होते हैं ना, जो आपने सुना होगा कि देखिए अक्सर आजकल स्पोर्ट्स पर्सन की जांच की जाती है, डोप टेस्ट वगैरह नाम आपने सुने होंगे, है ना। इन्हीं चीजों की जांच की जाती है कि वैसे जो खिलाड़ी हैं, क्या उसने कुछ एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन तो नहीं ले लिए। क्योंकि अगर कोई भी एथलीट अगर टेस्टोस्टेरोन का अगर इंजेक्शन बाय द वे अगर लेकर जाएगा, तो ऑब्वियसली उसके शरीर में प्रोटीन यानी मसल की मात्रा फिलहाल ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी की मात्रा ही बहुत ज्यादा है। नतीजा, उसके स्पोर्ट जीतने की पूरी गारंटी लगभग हो जाती है। और बाकी जो एथलीट जिसने एक्स्ट्रा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन नहीं लिए होंगे, वो शायद कंपटीशन हार भी जाए।
और नतीजा एथलीट्स अक्सर इसका दुरुपयोग करते हैं और इस पर बैन लगा हुआ है। तो फिर से अगला प्रश्न ये उठता है, तो अगर फीमेल, लेकिन अब तो दूसरी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, अब तो सिर्फ मेल के साथ साथ फीमेल के भी स्पोर्ट्स यहाँ पर भरे पड़े हैं, यानी फीमेल एथलीट्स भी देखने को मिलते हैं। तो अगर फीमेल एथलीट्स हैं, अब मान लेते हैं उसे भी अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी हो या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ानी हो, तो क्या फीमेल का एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन उसकी मदद कर रहा है? यहां पर तो मदद नहीं कर रहा। तो फीमेल एथलीट को अगर दुरुपयोग करने की इच्छा अगर पैदा हो गई तो उसे किस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना होगा? इस्तेमाल तो टेस्टोस्टेरोन का करना पड़ेगा। नतीजा अक्सर फीमेल जो एथलीट्स होती हैं वो भी मेल के हार्मोन जिसको एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरोन कहते हैं इसका प्रयोग कर डालती हैं। नतीजा फीमेल्स में भी मेल लाइक पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो ये भी बैंड है, लेकिन अक्सर लोग इसका दुरुपयोग करते नजर आते हैं एथलीट्स। तो इसके इसी गुण की वजह से इसका दुरुपयोग होता है। चाहे मेल करते हो तो चलिए, मेल में तो मेल हार्मोन है लेकिन उसने एडिशनली इसको बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फीमेल में मेल हार्मोन प्रयोग करने की वजह से देखिए उसके सेक्सुअल पैटर्न तक चेंज होने लगते हैं, यानी फीमेल में मेल लाइक प्रॉपर्टीज भी अपेयर होने लगते हैं। कॉम्पिटिशन जीतने की संभावना भले बढ़ जाए, लेकिन देखिए सेक्स चेंज तक की नौबत आ जाती है ड्यू टू दिस हार्मोनल इंबैलेंस। ये बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से प्रतिबंधित है ये। तो चलिए अब हम लोग सीधे आते हैं, हम लोग फीमेल को ओवरी पर जंप करते हैं। तो मेल में जितना बोलना था, टेस्टिस एंड्रोजेंस को जितना बोलना था उतना हम लोगों ने बोल दिया। अब सीधे आते हैं फीमेल के ओवरी के ऊपर आते हैं। फिर से वापस पुराने स्लाइड पर चलते हैं, क्योंकि फीमेल के ओवरी का भी स्ट्रक्चर लगभग हम लोग पढ़ चुके थे। फीमेल में ओवरी का भी स्ट्रक्चर उसी के आसपास हम लोग पढ़ चुके थे, तो उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। क्योंकि ओवरी से ओवरऑल कितने हार्मोन्स आने वाले हैं? 3। तो मेल के टेस्टिस से तो सिर्फ एक ही हार्मोन आएगा, एक हार्मोन नहीं, मिक्सचर ऑफ हार्मोन है, नाम है एंड्रोजन। सबसे मुख्य का नाम था टेस्टोस्टेरोन। लेकिन फीमेल के ओवरी से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हार्मोन आते हैं। फिर से याद दिलाते हैं, सेम एफएसएच एलएच के एक्शन हम लोग फीमेल के ओवरी के ऊपर भी देखने को मिलता था। देखिए मैंने नाम पहले बताया होगा क्या क्या आएंगे। तो जब तक इसके अंदर फॉलिकल डेवलप होता है, यानी जब तक इसके अंदर ओवम बनाने की कोशिश की जाती है, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन आता है। पहला हार्मोन हो गया एस्ट्रोजन आता है। दूसरा, जब इसके बीच से एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर निकल जाता है, इसको ओवम कहते हैं, प्रक्रिया का नाम ओवुलेशन होता है। तो जो बचे कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं ना, वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका नाम कॉर्पस लुटियम होता है। वो एक नए हार्मोन को बनाता है, नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। यानी बिफोर ओवुलेशन से पहले जो फॉलिकल था, इस स्ट्रक्चर को हम फॉलिकल कहते हैं। ओवुलेशन से पहले जो फॉलिकल है उसमें से एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन आते हैं। ओवुलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बच जाता है, येलो कलर का कॉर्पस लुटियम कहा जाता है, उसमें से प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन आते हैं। और जब बच्चे के जन्म की बारी आएगी तो जो येलो कलर का कॉर्पस लुटियम है ना, ये व्हाइट कलर के कॉर्पस एल्बिकेंस नाम के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक नए हार्मोन को बनाता है, नाम होता है रिलैक्सिन। यानी इस ओवरी के अंदर से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हार्मोन्स आने वाले हैं। जब तक फॉलिकल ग्रो करता रहता है एस्ट्रोजन, बीच से ओवम निकल जाने के बाद येलो कलर का कॉर्पस लुटियम बन जाता है प्रोजेस्टेरॉन। और बच्चे के जन्म के समय येलो कलर व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, नाम हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस, वहां से आएगा रिलैक्सिन। तो यानी कि फीमेल में अगर ओवरी के हार्मोन्स पढ़ने हैं तो हम लोग को 3 हार्मोन्स बोलने होंगे। ग्रोइंग फॉलिकल में से आएगा एस्ट्रोजन, ओवुलेशन के बाद कॉर्पस लुटियम में से आएगा प्रोजेस्टेरॉन, और बच्चे के जन्म के समय आएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में से रिलैक्सिन। तो लिख कर बात करते हैं, यानी अब हम लोग सीधे आते हैं हार्मोन्स ऑफ ओवरी। तो हार्मोन्स ऑफ ओवरी, हाँ, मेल कैरेक्टर में एडम्स एप्पल भी होगा, बिल्कुल होगा स्मृति, आपका एकदम बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि एडम्स एप्पल भी वो मेल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उसमें गिनती होती है ना। क्योंकि यहाँ का जो थायराइड नाम का जो कार्टिलेज होता है लैरिंग्स के पास, वो उसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से आगे की तरफ ग्रो कर जाता है, नतीजा उस कंडीशन को एडम्स एप्पल कहते हैं। तो बिल्कुल उसको आप यहाँ पर जोड़ सकते हो, सही आंसर आपका। तो हार्मोन्स ऑफ ओवरी, 3 नाम आ रहे हैं। पहला बिफोर ओवुलेशन क्या आने वाला है? एस्ट्रोजन आने वाला है ना। कहां से आने वाला है? फ्रॉम ग्रोइंग फॉलिकल, फ्रॉम ग्रोइंग फॉलिकल आने वाला है। दूसरा आफ्टर ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन अब आने वाला है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन आने वाला है। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर का नाम पड़ गया होगा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, इसका कलर होता है येलो।
ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ। तो पार्चुरेशन के समय क्या आएगा, अब आएगा रिलैक्सिन, अब आएगा रिलैक्सिन। अब उस स्ट्रक्चर का नाम पड़ चुका है कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। ये व्हाइट कलर का दिखता है, लेकिन इस नाम को जरा ध्यान रखिएगा, जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन आ रहा है ना, ये भी मिक्सचर ऑफ हार्मोन है। जैसे मेल में मिक्सचर ऑफ हार्मोन्स को हम लोग कहते थे एंड्रोजन, और सबसे मुख्य का नाम था टेस्टोस्टेरोन, वैसे ही फीमेल में मिक्सचर ऑफ हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, और सबसे मुख्य का नाम होता है बीटा एस्ट्राडियोल, बीटा एस्ट्राडियोल। बीटा एस्ट्राडियोल। तो मेल में एंड्रोजेंस में सबसे मुख्य था टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन में सबसे मुख्य है बीटा एस्ट्राडियोल। तो जो बोल लो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तीन अलग अलग परिस्थितियों में तीन हार्मोन आ रहे हैं। तो सबसे पहले किसको पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एस्ट्रोजन, या आप कह सकते हैं बीटा एस्ट्राडियोल, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने कह दिया इसके सारे फंक्शंस किससे मैच कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन से मैच कर रहे हैं, है ना। तो चलिए इसको देखने के लिए हम लोग चलते हैं प्रीवियस स्लाइड में, चलते हैं हम लोग प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं और पूरे स्लाइड को ही कॉपी कर लेते हैं, है ना। पूरे स्लाइड को ही कॉपी करके ले चलते हैं हम लोग, सीधा अगले पेज में आ जाते हैं, और सेम को अब हम लोग कुछ करेक्शन कर लेते हैं। कहां करेक्शन कर लीजिए, अब तो इरेज ही नहीं होगा, अब तो इरेज का ऑप्शन ही गायब कर दिया। मुझे शॉर्टकट दिखना था या लॉन्ग कट हो गया। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से मैं बोल देता हूं, आप लोग तो खुद भी लिख लेते हो, है ना, तो हटा ही देते हैं। चलिए चाहिए काम करते हैं, कुछ कट कर देते हैं, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नहीं लिख पाएंगे, कोई मिटा नहीं सकते, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कहीं कुछ शॉर्टकट आ जाए। अब हम लोग ये नहीं पढ़ रहे, है ना, ये नहीं पढ़ रहे। यहां पर देखिए ऑर्गन्स के नाम चेंज होने वाले हैं। देखिए सिंपल है, समय बचा रहे हैं। अब तक तो आप लोग काफी चतुर हो ही चुके हैं। व्हाइट से डिलीट हो जाएगा मार्कर्स, इससे नहीं कलर्ड हो जाएगा, कुछ अंतर नहीं आएगा। देखो नहीं होता है, हाइलाइटर में जल्दी नहीं होता, इरेजर में व्हाइट से डिलीट हो जाएगा, लेकिन कितना इरेज करेंगे, इससे परेशान हो जाएंगे। इरेजर में व्हाइट से डिलीट होगा, कैसे करेंगे? शायद लग रहा मार्कर में हो रहा है क्या, मिटाते मिटाते परेशान हो जाएंगे। नहीं, चलिए ठीक है, दिमाग लगाइएगा। जिसको मैंने ग्रीन कर दिया उसको मिटा रहे हैं, खत्म हो गया खेल। जिसको ग्रीन मैंने कर दिया मतलब उसको यहां पर नहीं जोड़ना है ना। तो थोड़ा दिमाग लगाकर हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग लगाकर कर रहे हैं हम लोग। जिसको ग्रीन कर रहे हैं उसके जगह कुछ और होने वाला है। ठीक है, जिसको ग्रीन कर रहे हैं बस उसकी जगह कुछ और होने वाला है। ध्यान रखिएगा, ग्रीन कर दिया मतलब उसको काट दिया। अब चलिए, अब चेंज करने की बारी आ गई। तो फीमेल में देखिए एस्ट्रोजन सेम कर रहा है, ये भी क्या करेगा, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन और फंक्शन, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन फीमेल के शरीर में होते होंगे, है ना, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन फीमेल के शरीर में होते होंगे, सबके ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, फंक्शन के लिए जिम्मेदार होगा। अब सुन लेते हैं क्या क्या नाम इसमें आ सकते हैं। यानी फीमेल में ओवरी के अलावा जो भी स्ट्रक्चर होते होंगे ना, वो सारे सेकेंडरी होते होंगे, क्योंकि गैमेट यहां प्रोड्यूस होता है, आप उसी को प्राइमरी कहते हो। तो फीमेल में ओवरी के अलावा क्या क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब सेकेंडरी है, यूट्रस सेकेंडरी है, सर्विक्स सेकेंडरी है, वजाइनल कैनाल सेकेंडरी है, मैमरी ग्लैंड सेकेंडरी है। एक ग्लैंड आता है, एक ग्लैंड और आएगा, उसका नाम होगा बार्थोलिन्स ग्लैंड।
ये भी सेकेंडरी है। इन सभी नामों को आपको सुनने का मौका मिलेगा क्लास 12 वाले सिलेबस में, जहां पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन करके एक चैप्टर आपको आएगा और जहां पर इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में पढ़ाई होती है ना। तो बस कीप पेशेंस, वहां तक के लिए पेशेंस रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे कि जितने भी फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जिसको आप एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइनल कैनाल, मैमरी ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड, इन सबके ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, फंक्शन के लिए यही हार्मोन जिम्मेदार होगा। यानी किस हार्मोन को हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग हार्मोन यहां पर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है हार्मोन, हम लोग जिसको पढ़ रहे हैं उसका नाम है एस्ट्रोजन या बीटा एस्ट्राडियोल, जो कह दो। तो पहला लाइन मैंने कर दिया, क्लियर कर दिया है ना, पहला लाइन मैंने क्लियर कर दिया। हाँ बिल्कुल, इसका ओरिजिनल वाले पर डिलीट हो जाएगा, लेकिन फिर तो आपको वो गायब हो जाएगा ना, फिर टेस्टोस्टेरोन गायब हो जाएगा, है ना। इसलिए आपने सजेशन दिया, वो मुझे बिल्कुल जानकारी है, क्योंकि मैं उसको लेकर यहाँ पेस्ट करके आया, इसलिए इरेज नहीं करने दे रहा। तो अगर मैं वहां पर इरेज करूं तो तत्काल हो जाएगा, लेकिन दिक्कत है कि फिर टेस्टोस्टेरोन मिसिंग हो जाएगा, वहीं पे एस्ट्रोजन दिखने लगेगा, तो फिर लोग ज्यादा कंफ्यूज आ जाएंगे, है ना। तो फिर से आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम लोग। तो सेम उसी तरीके से यहां पर शब्द प्रयोग करेंगे, जैसे मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार होता था, वैसे ही फीमेल के भी कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी फीमेल की पहचान हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, देखिए कुछ कुछ शब्द मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसे मेल में तो एक्सियल प्यूबिक के साथ फेशियल हेयर्स भी थे ना, फीमेल में सिर्फ एक्सियल प्यूबिक हेयर्स होंगे, फेशियल हेयर्स देखिए माइनस कर देंगे। मेल में क्या कहते थे, मेल की आवाज को लो पिच वॉइस कहते थे ना, फीमेल की साउंड को हम लोग हाई पिच वॉइस कहते हैं, ये लो को हम लोग हाई कर देंगे। मेल में हम लोग एग्रेसिवनेस देखने को मिलता है ना, फीमेल्स में जनरली माइल्डनेस देखने को मिलती है, एग्रेसिवनेस को आप माइनस कर दो माइल्डनेस से। मेल में जनरली कंधे चौड़े हुआ करते थे ना, फीमेल्स में जनरली पेल्विस चौड़े होते हैं, तो ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस आप कह सकते हो यहां पर। मेल के पैटर्न को आप मेल पैटर्न मस्कुलर ग्रोथ कहते हो ना, फीमेल में मस्कुलर ग्रोथ को आप फीमेल पैटर्न मस्कुलर ग्रोथ कहा करोगे, यानी थोड़ा सा रिप्लेस करने का है। और देखिए फीमेल के कैरेक्टर्स तय हो गए। जैसे कि मेल में फिर से थर्ड वाली लाइन पर आते हैं हम लोग। मेल में भी जो सेकेंडरी यानी एक्सेसरी सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता था, इसमें फीमेल के प्रति आकर्षण देखने को मिलते थे, जिसको लिबिडो करके एक शब्द भी देते थे। फीमेल में भी सब कुछ सेम है, फीमेल में भी ठीक उसी तरीके से अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स तो कहेंगे, लेकिन यहां पर इसे कोई स्पेशल शब्द नहीं दिया जाता, तो सिर्फ इतने दूर को मैंने काट दिया। मेल में सेम चीज के लिए हम लोग लिबिडो शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन फीमेल में इसके लिए किसी नए शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, तो सिर्फ यहां पर कॉल्ड लिबिडो हमने हटा दिया। मेल में क्या कंट्रोल करता था, स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में क्या कंट्रोल करेगा, oogenesis, ओवम प्रोडक्शन। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, oogenesis से रिप्लेस कर लेंगे। सिंपल देखिए यहां पर काम इसका भी चल गया। और उसके बाद आते हैं हम लोग, ये तो मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था कि एस्ट्रोजन के पास ये लाइन बिल्कुल नहीं होगा, तो देखिए इस पूरे लाइन को मैंने पूरी तरीके से डिलीट कर दिया, गैप कर दिया, लेकिन एक नया लाइन यहां पर हम लोग जोड़ देंगे। एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन करता क्या है ना, कि FSH और LH दोनों की मात्रा बढ़ाता है, दोनों की मात्रा बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि अभी तो फॉलिकल बढ़ रहे हैं ना, और जब फॉलिकल बढ़ते रहते हैं ना, तो अभी FSH LH दोनों की मात्रा चाहिए। यानी देखिए कितना जबरदस्त पॉजिटिव फीडबैक है। FSH LH की वजह से फॉलिकल बढ़ रहे हैं, नतीजा एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन जितना बढ़ेगा उतना FSH LH और आएगा। ये भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिख रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तो छोटा सा फॉलिकल FSH LH की वजह से बढ़ रहा है, और जब फॉलिकल बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन इसी में से आ रहा है, और जितना एस्ट्रोजन आएगा उतना FSH LH और आएगा। इसी को तो कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो देखिए पॉजिटिव फीडबैक यहां से दिख रहा है ना। तो अगला यहां पर पांचवा लाइन जो मैंने यहां पर गैप कर दिया, इसके जगह पर बिल्कुल एक नया पॉइंट लिख सकते हैं, इंक्रीज FSH एंड LH, है ना, इंक्रीजेज FSH एंड LH एंड इंक्रीजेज LH, खत्म हो गया। यानी बस थोड़े से वर्ड्स आपने यहां पे चेंज किए, लगभग सब कुछ वैसा ही यहां पर नजर आ रहा है ना। तो देखिए समय हम लोगों को काफी पहले ओवर हो चुका है ना, तो यहां तक हम लोग समाप्त करते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ओवरी के 2 हार्मोन्स अभी बाकी रह गए हैं, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, उससे हम लोग समाप्त करेंगे, फिर सिलेबस को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तो हो सकता है कि अगले क्लास में इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करने में सफल हो जाए, है ना, तो कोशिश करेंगे। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।